Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to start with the 14th lecture of Ecology and Environment. In the last class we completed the pollution, the environmental pollution part of the environment, and today we are going to start with the climate change. Climate change itself is a very big area that includes phenomenon like global warming, global dimming, इवन ओजोन डिप्लीशन, ये सारी चीज क्लाइमेट चेंज के अंदर आती हैं. तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग इन्वायरमेंटल इश्यूज इन आवर वर्ल्ड. क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कन्वेंशंस प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के. तो इससे रिलेटेड जो है जो भी बातें हैं आपको इंस्टीट्यूशनल पार्ट और इंफॉर्मेटिव पार्ट आपको ध्यान से समझनी है, राइट? क्योंकि जितने भी कन्वेंशंस प्रोटोकॉल्स, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पूछे जाते हैं. ओके, तो हमारा जो मेन हम जो आज डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वो कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट चेंज है क्या, राइट? और उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करेंगे कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं, कैसे, क्या सोर्स होता है इनका, और इनका पैटर्न को देखेंगे कि हम ग्लोबल लेवल पे अगर हम पैटर्न देखते हैं कि कौन सा गैस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग को, या फिर किस इकोनॉमिक एक्टिविटीज से कौन सा गैस सबसे ज्यादा निकलता है, तो ये सारी चीजें जो है हम इसमें ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर देखेंगे, राइट? तो मेजर जो कंपोनेंट्स होगा सारे टॉपिक्स का, वो सबसे पहले हम क्लाइमेट चेंज होता क्या है, क्या मतलब है क्लाइमेट चेंज का, ये देखेंगे. फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, क्यों ग्रीन हाउस इसको बोलते हैं, ये बात देखेंगे. फिर ग्रीन हाउस गैसेस को देखेंगे कि कौन कौन से गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस कहलाते हैं और क्यों कहलाते हैं. फिर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का एक कंसेप्ट होता है कि क्या होती है, हर एक गैस का एक पोटेंशियल होता है, तो इस कंसेप्ट को हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होती है और किस गैस की कितनी पोटेंशियल होती है, इसको देखेंगे. फिर हम कंपैरेटिव पैटर्न देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के. कंपैरेटिव पैटर्न मतलब कि हम कंपेयर करेंगे कि ग्लोबली कौन सा गैस सबसे ज्यादा जो है इमिशन के फॉर्म में है, कौन सा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस निकलता है, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा इमिट करती है. तो ये सब कंपैरेटिव पैटर्न होते हैं, ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीलिम्स में कई बार पूछे जाते हैं. फिर हम ग्लोबल डिमिंग का कंसेप्ट देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का अपोजिट ग्लोबल डिमिंग. और फिर हम कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेट फोर्सिंग, एक कंसेप्ट है, इसको हम देखेंगे. तो ये सारे हमारे आज के डिस्कशन के होंगे. क्लाइमेट चेंज होता क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द क्लाइमेट चेंज, व्हाट डू यू नो अबाउट क्लाइमेट चेंज? आप लोग अक्सर न्यूज में पढ़ते हो क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर प्रॉब्लम. क्या है क्लाइमेट चेंज? टेम्परेचर या रेनफॉल पैटर्न चेंज होना. क्यों क्यों इसी को क्लाइमेट चेंज बोलते हैं? सपोज मान लो कि, हाँ, सपोज मान लो कि अभी गर्मी जो है आज जो है 40 डिग्री है, कल जो है अचानक से 44 डिग्री है. कैन वी कॉल इट क्लाइमेट चेंज? एग्जैक्टली. वेदर और क्लाइमेट का फर्क आप समझते हो? पैटर्न चेंज हो गया, समझ रहे हो ना? पैटर्न चेंज हो गया. जो चीजें हम देखते थे कि हर साल लगभग इतना होता है लमसम, अब वो जो है लमसम चीजें ही चेंज होती जा रही हैं. तो क्लाइमेट और वेदर में फर्क ही होता है. वेदर जो होता है डायरनल चेंजेस इन द एलिमेंट्स ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल को हम वेदर बोलते हैं. अभी जैसे मान लो कि गर्मी है, तुरंत बारिश होकर ठंडा ठंडा हवा चलने लगे, दिस इज वेदर चेंज. लेकिन क्लाइमेट का मतलब ही होता है एग्रीगेट ऑफ वेदर कैलकुलेटेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नियरली अराउंड 35 ईयर्स. 35 साल तक किसी जगह के वेदर को आप स्टडी करो कि किस समय में कैसा टेम्परेचर होता है, कैसा रेनफॉल होता है, किस सीजन में रेनफॉल होता है, कितना होता है, किस मंथ में होता है, और सारे स्टडी करने के बाद एक ब्यौरा बनाओ कि इस रीजन में इस तरह का टेम्परेचर और इस तरह का सीजनल पैटर्न, इस तरह का रेनफॉल पैटर्न होगा, तो इसे हम बोलते हैं क्लाइमेट. क्लाइमेट इज द एग्रीगेट ऑफ वेदर. तो वो क्लाइमेट में, उस पैटर्न में, उस पूरे डिटेल में अगर चेंज आने लगे तो उसे बोलते हैं क्लाइमेट चेंज. और ये चेंज ग्लोबल लेवल पे दिखने लगे तो दिस इज बोलते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. तो अभी जो हम बात करते हैं वो जनरली ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि ग्लोबली देयर इज अ चेंज इन द क्लाइमेट. क्लाइमेट में चेंज हो रहा है ग्लोबली, और वो अब मेजर कॉज ऑफ कंसर्न हमारे लिए है
कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट पे ही पूरे लाइफ डिपेंडेंट है अर्थ पे। रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा, वेजिटेशन पैटर्न चेंज होगा, तो फूड सिक्योरिटी की इशू आएगी, राइट। क्लाइमेट की वजह से बहुत सारे माइक्रोब्स का जर्मिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन होता है, तो उससे बीमारियों को प्रॉब्लम आएगी। तो क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज द क्लाइमेट इज हैविंग अ मेजर इन्फ्लुएंस इन द लाइफ ऑफ मैनकाइंड या ऑन द बायोडाइवर्सिटी ओवर द अर्थ। तो इसमें अगर कोई भी चेंज आता है तो हम लोग एडेप्टेड नहीं है उस चेंज के लिए। सिंस वी आर नॉट एडेप्टेड टू दैट चेंज, सो देयर कैन बी द एलिमिनेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज फ्रॉम द अर्थ, इवन मैन। बहुत सारे लोग भी धीरे 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 खत्म होने लगेंगे। तो ये क्लाइमेट चेंज इसलिए हमारे लिए एक मेजर इशू है। अब क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो कंसेप्ट है, ये जो है इसके कई सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। सबसे पहला पर्सपेक्टिव है ये समझने का कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज नेचुरल प्रोसेस है कि एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा अभी डिस्कशन चल रहा है। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनका कहना है कि दिस इज नेचुरल प्रोसेस। इनफैक्ट कंट्रीज का नहीं है, एक छोटा सा ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि कंट्री लेवल पे कोई नहीं कह सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे बीच बीच में बोलते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज नथिंग, क्लाइमेट चेंज, वेयर इज क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का एक पर्सपेक्टिव है कि वेदर इट इज अ नेचुरल प्रोसेस और एन एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस, इसके ऊपर पहला डिस्कशन है। अब ये डिस्कशन क्यों आया? क्योंकि थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ, 4 बिलियन साल पहले जब हमारी अर्थ बनी और तब से अभी तक ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेट जो है कईयों बार चेंज हुआ है। कई बार ग्लोबल वार्मिंग हुई है अपने एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे, और ग्लोबल डिमिंग हुई है अपने एक्सट्रीम लेवल पे। तो कुछ ग्रुप्स का कहना है कि उसी जो पैटर्न है उसी का हिस्सा है ये क्लाइमेट चेंज जो आज हम परेशान हो रहे हैं। मींस दिस ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग टू डू विद द ह्यूमन एक्टिविटीज, इट इज द नेचुरल प्रोसेस एंड वी कांट स्टॉप, वी कांट प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज। इसलिए हमें किसी तरह का परेशान नहीं होना चाहिए, एक ग्रुप का कहना है। और वो क्या एग्जांपल देते हैं कि हमारे अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, पास्ट में हम लोग के यहां ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड्स आए हुए हैं। ग्लेशियल पीरियड्स मतलब कि द टेम्परेचर ऑफ द इंटायर अर्थ हैज रिड्यूस्ड, और उसकी वजह से बहुत सारे समुद्र का जो 30-40 डिग्री लैटिट्यूड्स के ऊपर वाले जो रीजन है वो पूरा आइस कवर्ड हो गया। माने 1/3 ऑफ द एरिया अर्थ का वो आइस कवर्ड था। तो इसको बोलते हैं ग्लेशियल फेज, राइट, आइस एज भी जिसे बोलते हैं। तो कई सारे फेजेज आइस एज के हुए हैं। कार्बोनिफेरस आइस एज है, प्लिस्टोसिन आइस एज है, और ऐसे भी फेज हुए हैं जिसमें कि एक्सट्रीम वार्मिंग हुआ है। तो लोगों का कहना है कि अभी जो है हम आइस एज की तरफ से वार्म एज में हम जा रहे हैं, मतलब हम लोग इंटरग्लेशियल पीरियड में जा रहे हैं, ग्लेशियल पीरियड से। एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड द राइजिंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर ओवर द अर्थ। और इसका कारण क्या है नेचुरल का? मिलेनकोविच साइकिल। मिलेनकोविच साइकिल का कंसेप्ट हमने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था ना, कि अर्थ की जो इसेंट्रिसिटी होती है और अर्थ ऑर्बिट की, वो चेंज होती है। जैसे अर्थ जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ये इलिप्टिकल से सर्कुलर, सर्कुलर से इलिप्टिकल होता रहता है। और इस इलिप्टिकल से सर्कुलर, सर्कुलर से इलिप्टिकल होने के प्रकरण में अर्थ जो है सन के पास जो है घूमने लगता है और कभी कभी दूर घूमने लगता है। जब वो सन के पास घूमने लगता है तो वो वार्म एज हो जाएगा, जब सन से दूर घूमने लगता है तो वो कोल्ड एज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मिलेनकोविच साइकिल। मिलेनकोविच साइकिल में अर्थ का जो इंक्लिनेशन होता है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री में, वो इंक्लिनेशन भी चेंज होते रहता है। एक्सियल प्रेसिजन का कंसेप्ट हमने बताया था, वो भी चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो सन के पास में होने लगता है, और इसकी वजह से वो भी एक पार्ट होता है मिलेनकोविच साइकिल का। तो उतने डिटेल में चलिए आपको जीएस के लिए नहीं जानना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल प्रोसेस जो क्लाइमेट चेंज का बोलते हैं उसका फंडामेंटल यही है, चेंजिंग इसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ ऑर्बिट एंड चेंजिंग इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट। दोनों ही मिला के हम मिलेनकोविच साइकिल बोलते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, एक साइकिल में ये चलते हैं, राइट। तो ये होता है मिलेनकोविच साइकिल। दूसरा कारण होता है सन स्पॉट एक्टिविटी। सन स्पॉट एक्टिविटी होती है कि सन के सरफेस पे जब वोल्केनिज्म होने लगता है, तो जब वोल्केनिज्म बढ़ने लगता है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं सन के ऊपर। सन के ऊपर जब ऐसे ऐसे वोल्केनिज्म बढ़ने लगेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस जो सन बनाती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस जब बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं तो ये आउटर सरफेस ही एक्चुअली में
सोलर हीट को रेडिएट करता है, तो इसकी वजह से अर्थ पे जो रिसीविंग होगा इंसोलेशन का वो बढ़ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ द वैक्सिंग एंड वैनिंग फेज ऑफ सन स्पॉट, वैक्सिंग फेज बोलते हैं जब ये सन स्पॉट बहुत बढ़ जाए, वैनिंग फेज मतलब घट जाए, तो बिकॉज ऑफ द वैक्सिंग एंड वैनिंग फेज ऑफ सन स्पॉट देयर इज एन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ इंसोलेशन ओवर द अर्थ सरफेस, और इसकी वजह से पीरियोडिकली जो हमारा अर्थ होता है वो ज्यादा कभी हीट रिसीव करता है, कम हीट रिसीव करता है, और इसकी वजह से वार्मिंग और कूलिंग होता है। तो ये दूसरा कारण हम मान लेते हैं नेचुरल कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज का। तो ये सब नेचुरल कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज होते हैं, सन स्पॉट एक्टिविटी और मिलेनकोविच साइकिल। मिलेनकोविच, MILANKOVITCH, मिलेनकोविच साइकिल। अब ये जो होता है नेचुरल कॉज, तो इसके बेसिस पे बहुत लोग मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज इसलिए हो रहा है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मगर जो इसके अगेंस्ट में जो ग्रुप है, जो मेजर ग्रुप है, जो मानता है कि क्लाइमेट चेंज इज एन एंथ्रोपोजेनिक कॉन्सेप्ट एंड नॉट नेचुरल कॉन्सेप्ट, वो क्या मानता है कि यार ये जो वार्मिंग एंड कूलिंग फेज होता है ये बहुत लंबा साइकिल होता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में आइस एज और इंटरग्लेशियल पीरियड और ग्लेशियल पीरियड आता है। लेकिन जो हमारा वार्मिंग का पेस है वो पिछले 200 सालों में इतने तेजी से वार्म अप हुआ है कि दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड ओनली टू द नेचुरल प्रोसेस। 18th सेंचुरी, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी के पहले और मिड ऑफ द 18th सेंचुरी के बाद प्रेजेंट टाइम में 1990 और 2000 में एक ड्रास्टिक चेंज हो गया है, अचानक से राइज हो गया है टेम्परेचर। मिड ऑफ द 18th सेंचुरी में क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले इंडस्ट्रीज उतने नहीं थे, मोटर इंजन ये सब नहीं था, तो उसके पहले जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर था और जो ग्लोबल टेम्परेचर आज हो गया है पिछले 200 सालों में, 200-250 सालों में, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आपको यही लगेगा कि दिस इज नॉट नेचुरल प्रोसेस ओनली। नेचुरल प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और इतना स्लो प्रोसेस होता है कि 200 सालों में इस रेट से इतना टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन जो है, जो टेम्परेचर चेंज हुआ है वो इसलिए बोला जाता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। एक्चुअल में जो क्लाइमेट चेंज है वो एक्चुअल में एंथ्रोपोजेनिक ही है, नेचुरल जो है बैकग्राउंड जो है उससे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। 200 साल में और 2000 साल में तो फर्क भी तो है सर। क्या 200 साल में एकदम से चेंज हो गया और 2000 से चले आ रहे हैं, तो उसमें भी तो कुछ हुआ होगा। तो उसमें जो चेंज हुआ है वो बहुत कम है, और पिछले 200 साल में जो चेंज हुआ है वो अचानक से है। तो इससे पता चल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद चेंज हुआ है वो तब हुआ है जब इंसान जो है बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज करने लगा है। उसके पहले आप बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं करते थे, आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं था, थर्मल पावर प्लांट्स नहीं था, आप गाड़ियां नहीं चलाते थे, घोड़े पे चलते थे, ठीक है। लेकिन जब से आपने इंजन और आपने इंडस्ट्रीज का यूज करना स्टार्ट किया तब से अचानक से आपका टेम्परेचर राइज होने लगा। तो नेचुरल कॉज होता तो अचानक से नहीं होता, आप क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटीज इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब। समझ आ रही बातें? तो इसके बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि ये जो है एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस है और ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। क्लाइमेट चेंज कैन बी बिकॉज ऑफ द नेचुरल प्रोसेस ऑल्सो, बट द वे क्लाइमेट इज चेंजिंग इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, लास्ट 200-250 ईयर्स, इट कैनॉट बी जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचुरल प्रोसेस। Human activities is primarily responsible for this great change in the temperature, global temperature। समझ आ रही बात है? तो इसलिए क्लाइमेट चेंज जो है अभी हम एंथ्रोपोजेनिक इशू मानते हैं रेदर देन नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस से पूछेगा तो आप दो चीज बता सकते हैं, सन स्पॉट साइकिल और मिलेनकोविच साइकिल। दीज टू थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरली वार्मिंग ऑफ द अर्थ, वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ। ये भी बात सही है कि अभी जो है हम ग्लेशियल से इंटरग्लेशियल टाइम जा रहे हैं, वार्म एज में जा रहे हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी इतने तेजी से टेम्परेचर नहीं बढ़ता वार्म एज में भी, राइट। तो क्लाइमेट चेंज में सबसे पहला पर्सपेक्टिव आपने ये देख लिया कि क्लाइमेट चेंज जो है नेचुरल है कि एंथ्रोपोजेनिक है। दूसरा पर्सपेक्टिव क्लाइमेट चेंज में देखना है आपको, क्लाइमेट चेंज का दो मतलब होता है, डेवलप्ड कंट्रीज क्या मानते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज क्या मानते हैं, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जो मेन इशू क्लाइमेट चेंज में वो समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग, यहां एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी आ जा रहा है क्लाइमेट चेंज के इशू में, और जो डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं
वो मानते हैं ओजोन डिप्लेशन को, ओजोन डिप्लेशन को। तो देखो क्लाइमेट चेंज में दो मेजर चीज इशू होती है, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन, राइट। अभी नया एक और कॉन्सेप्ट क्लाइमेट चेंज में जुड़ गया है, ग्लोबल डिमिंग, ग्लोबल डिमिंग। अदरवाइज जो कन्वेंशनली हम क्लाइमेट चेंज समझते हैं वो दो चीज को समझते हैं, किसको, एक ग्लोबल वार्मिंग को समझते हैं और एक ओजोन डिप्लेशन को समझते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है कि क्लाइमेट चेंज का एक्चुअल मतलब ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए इसको रोकना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज का कहना है कि टेम्परेचर तो बढ़ता घटता रहता है, इससे बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ओजोन आपका डिप्लीट हो रहा है, इसकी वजह से लाइफ खतरे में है, इसको रोको। क्यों डेवलप्ड कंट्रीज इसको प्रमोट करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज इसको प्रमोट करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब जा रहे हो रास्ते पे, लेकिन हाँ थोड़ा सा और डायमेंशंस को ब्रॉड करना है। हाँ बोलो। ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा दिक्कत है इसकी, और वहीं पे ज्यादा राइज हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा है वहीं पे। यहाँ मेन कारण यही है कि जो टेम्परेट एरियाज में डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो उनमें टेम्परेचर 1-2 डिग्री बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता, फायदा हो रहा है क्रॉपिंग वाला। हाँ हाँ एग्जैक्टली इसलिए उन्हें वार्मिंग से दिक्कत। एग्जैक्टली। तो देखो ग्लोबल वार्मिंग को तो आप लोग समझ गए कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है टेम्परेचर राइज हो रहा है, और टेम्परेचर ऑलरेडी पूरे अर्थ पे कहां ज्यादा है, ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर सरप्लस, हीट सरप्लस जोन, ठीक है। तो टेम्परेचर राइज ऑलरेडी जहां ज्यादा है तो वहां एनी राइज इन टेम्परेचर विल क्रिएट मोर कैओस, ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा। जहां ऑलरेडी टेम्परेचर नॉर्मल से कम है वहां पे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके लिए और अच्छा है। तो इनके लिए लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है मेजर इशू उतना नहीं है, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज के जैसे ट्रॉपिकल रीजन्स में नहीं रहते हैं। और अगर आप देखोगे वर्ल्ड मैप पे तो मैक्सिमम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में है, और टेम्परेट रीजन्स हायर लैटिट्यूड्स में जो भी कंट्रीज है मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। यूएस को ले लो, ब्रिटेन को ले लो, पूरा यूरोप ले लो, ठीक है, कनाडा को ले लो, सारे किसमें है, टेम्परेट रीजन्स में है। ट्रॉपिकल रीजन्स में कौन है, अफ्रीका है, इंडिया के लोग हैं, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, जितने गरीब तबके के कंट्रीज हैं सब ट्रॉपिकल में है। तो इनको जो है प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि थोड़ा भी राइज होगा अगर तो इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होगी डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज, पहला तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया दोनों के बीच में ग्लोबल वार्मिंग क्यों इनके लिए प्रॉब्लम है, सी राइज लेवल तो है ही, क्योंकि वो तो सी लेवल राइज जनरली बोलोगे उनके लिए जो आइलैंड कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं वो ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सबसे पहले डूबेंगे सी लेवल राइज से। दूसरा डेवलपिंग कंट्रीज को क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एग्रो रूरल इकोनॉमी है, जो वो है वो सर्विस इकोनॉमी है या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इसलिए इनको प्रॉब्लम है कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है किसको, जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर खराब हो जाती है, उससे क्रॉप लॉस होता है, पॉवर्टी बढ़ेगी एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये मेजर इशू है। यहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, तो ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है तो अगर इनको बोला जाएगा कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग बचाओ तो इट इज सिंपल फॉर देम। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में आप अगर जाओगे तो वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, वो सर्विस इकोनॉमी है। उनको अगर बोलोगे कि ग्लोबल वार्मिंग रोको तो उनको अपने यहां इंडस्ट्रीज बंद करनी पड़ेगी जिसपे वो डिपेंडेंट है, तो इसीलिए वो हमेशा ग्लोबल वार्मिंग को डिस्करेज करते हैं। समझ आ रही बात है? तो ये दूसरा कारण होता है। ये पुअर हैं तो इनको अगर डिजास्टर्स बढ़ेंगे तो ये उसके साथ वो नहीं कर पाएंगे एकोमोडेट, ये एकोमोडेट कर लेंगे क्योंकि ये रिच है, ये डिजास्टर्स को मैनेज कर सकते हैं एफिशिएंटली, राइट। तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा प्रॉब्लम है, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट उनके यहां अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो उनके यहां जो राइस कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, कल को राइस कल्टीवेशन भी वो करने लगे, उनके यहां और अच्छा वेजिटेशन क्रिएट होने लगे। समझ आ रही बातें? अगर वो केवल अपना सोचते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग को मेजर प्रॉब्लम नहीं मानते हैं। वो अलग बात है कि यूरोपियन कंट्री जो डेवलप्ड है वो थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पर सोचते हैं, इसलिए वो प्रमोट करते हैं। लेकिन अमेरिका जो नैरो माइंडेड कंट्री है, जो सेल्फ मतलब इगोइस्टिक कंट्री है, तो वो हमेशा ग्लोबल वार्मिंग को हमेशा डिस्करेज करता रहा है। पेरिस क्लाइमेट डील से भी अपना उसने वापस ले लिया मेंबरशिप को, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मेजर इशू हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग, और डेवलप्ड कंट्रीज के लिए नहीं होता है।
दूसरा कारण यह भी है कि जब ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन की। तो आज तक कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन मैक्सिमम किसने किया है? तो डेवलप्ड कंट्रीज ने किया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप्ड कंट्रीज पे आ जाती है कि आपको सबसे ज्यादा घटाना है, आपको पैसा देना है डेवलपिंग कंट्रीज को ताकि ये भी इसमें कोऑपरेट कर सके। तो वहां भी उसको लगता है कि हमको पैसा देना पड़ेगा, इसलिए हम ग्लोबल वार्मिंग को रिकॉग्नाइज ही ना करें कोई प्रॉब्लम, ताकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई हल्ला ही नहीं हो ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए। समझ में आ रही है बातें? तो ये जो है डिफरेंसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इज अ प्रॉब्लम particularly for the developing countries in present geopolitics, right? अब क्वेश्चन आता है कि ओजोन डिप्लेशन क्यों उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है? उसकी जो ये है थिकनेस है वो टेम्परेट रीजन्स में कम है, ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ओजोन लेयर है अगर डिप्लीट हो रहा है तो सबसे पहले जिसको हार्म होगा वो उन लोगों को होगा जो पोल के पास हैं। पोलर रीजन्स में सबसे ज्यादा डिप्लीशन होता है। उसका कारण है एक तो कि वहां स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं, पोलर वोर्टेक्स का एक कंसेप्ट होता है, वो हम बताएंगे पोलर वोर्टेक्स क्या होता है। तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो ओजोन डिप्लीशन होता है वो पोलर रीजन्स में होता है, और पोलर रीजन्स में ज्यादा होने की वजह से जो पोल के पास होंगे वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे ओजोन डिप्लीशन से। तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाला कंट्री ओजोन डिप्लेशन से कौन होगा? जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इसीलिए ये लोग ओजोन डिप्लेशन को हमेशा डिस्करेज करते हैं, बोलते हैं कि ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, पूरा दुनिया खतरे में, समझ जाओ नहीं तो सब खत्म हो जाओगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज भी डर से सपोर्ट करते हैं। ये देखो एक क्योटो प्रोटोकॉल था जो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए लाया गया था 1997 में, और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जो ओजोन डिप्लेशन को रोकने के लिए लाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल ओवर दिस अर्थ। क्योटो प्रोटोकॉल फेल्ड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इतना डराया गया, पैसा दिया गया कि डेवलपिंग कंट्रीज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका उस समय दबदबा था पैसे से भी, और उनके मतलब जो भी है नॉलेज, रिसर्च, साइंटिस्ट, लॉबी, ये सब जो है इसको पूरा प्रमोट कर दिया। इसको नहीं प्रमोट किया तो ये आज भी फेल्ड है। आज भी टेम्परेचर राइज हो रहा है। पेरिस क्लाइमेट डील हमने बनाया, उसमें भी अभी कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ, फंड ही इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें हम इंस्टीट्यूशन में बात करेंगे, लेकिन ये जो है क्लाइमेट चेंज जो है हमेशा से डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज का टग ऑफ में फंसा है। समझ में आ रही बातें? तो ये हो गया आपका ओजोन डिप्लेशन क्यों उनके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें भी पैसा चाहिए था तो हमने भी सपोर्ट किया, राइट? क्योंकि इसमें भी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसमें डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देना था डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा, ताकि वो अपने यहां इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जिसमें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है उसको रोक सके। समझ में आ रही बात है? तो इसलिए ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट इस तरह से डिफरेंस है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। क्लियर है? फिर एक ग्लोबल डिमिंग आती है, उसको हम बात करेंगे ग्लोबल डिमिंग क्या होती है। अभी नया कंसेप्ट धीरे धीरे ग्लोबल डिमिंग पे भी हम देख रहे हैं, ठीक है? जैसे वार्मिंग हो रहा है उसी तरह से डिमिंग भी हो रहा है। डिमिंग मतलब कि वही जो एरोसोल्स की वजह से रिफ्लेक्शन बैक हो जा रहा है इंसोलेशन का, तो उसकी वजह से। तो ये हो गया क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव्स। अब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मींस कि देयर इज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर। वार्मिंग मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ग्लोबली, राइट? ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, ग्लोबल एनुअल एवरेज टेम्परेचर इज राइजिंग, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, कौन कौन से गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, ग्रीन हाउस गैसेस उनको बोलते हैं, क्यों ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का नेचुरली मतलब क्या हुआ कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है। टेम्परेचर क्यों राइज होता है, एटमॉस्फेरिक हीटिंग क्यों होती है, ये फेनोमेना आपको पता है। जनरली ऐसा होता है कि ये अर्थ है हमारा, ठीक है? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ। सन जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन को भेजता है, रेडिएट करता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन। क्योंकि जो भी सरफेस बहुत हाई टेम्परेचर की होती है तो वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करती है, क्योंकि शॉर्टर द वेवलेंथ मोर इज द एनर्जी। तो ये जो वेव है जिसका शॉर्टर वेवलेंथ है, इट कैन कैरी मोर एनर्जी, तो इसलिए शॉर्ट वेव के फॉर्म में आ गई। अर्थ क्या करता है कि इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके खुद गर्म होता है, और गर्म होने के बाद इसको रीरेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसको बोलते हैं, इसको सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलते हैं, इंसोलेशन जो शॉर्ट वेव होता है। अब ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं, दे आर ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस।
जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं इसको ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करने के बाद वापस जो है इसको भेजते हैं चारों तरफ। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस फ्लक्स। ग्रीन हाउस फ्लक्स, ग्रीन हाउस फ्लक्स का कंसेप्ट एक बार यूपीएससी में पूछा है शायद 2019 में, तो याद रखना ग्रीन हाउस फ्लक्स इसको बोलते हैं। और ये जो ग्रीन हाउस फ्लक्स है ये पूरा एटमॉस्फेरिक हीटिंग करता है, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर हीट होता है, और इस तरह से पूरा हमारा अर्थ का वार्मिंग होता है। तो ग्रीन हाउस गैस का ये रोल होता है, और इसकी वजह से हमारे अर्थ में वार्मिंग होती है। अब यही ग्रीन हाउस गैस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो ज्यादा वार्मिंग हो जाएगी, और वह कहला जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ रही बात है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट होता है। अब हम और डिटेल में बात करेंगे थोड़ा। अभी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं इन गैसेस को, वाई दे आर कॉल्ड ग्रीन हाउस। रेड हाउस क्यों नहीं, येलो हाउस क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो कहीं पे वो प्लांट्स में होता है ना, वो जो ज्यादा इफेक्ट करने से क्या? ये कांस वगैरह को ज्यादा इफेक्ट करने, वो कई जगहों पे वो प्लांटेशंस होते हैं ना जो कांच के बने होते हैं। हाँ, तो ये वाली बातें हैं। धूप लेते हैं वो ग्रीन हाउस। देखो ये ग्रीन हाउस नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि टेम्परेट रीजन्स में जहां सोलर रेडिएशन कम होती है तो वहां टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है इन्वायरमेंट का। तो बहुत कम टेम्परेचर में फ्रॉस्ट कंडीशन होने की वजह से बहुत प्लांट्स नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। तो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल ऑफ सर्टेन प्लांट्स इन द हाई लैटिट्यूड रीजन्स। तो वहां लोग क्या करते हैं कि खेतों में कांच के ऐसे से ढक देते हैं, कांच का घर बना देते हैं कांच से। अब ये कांच क्या करता है कि सनलाइट को एंट्री तो करता है बट वापस जो है उस स्पीड के साथ नहीं जाने देता है, इसको एक शील्ड की तरह काम करने लगता है। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर इस कांच के घर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में फ्रॉस्ट कंडीशन है, फ्रॉस्ट लाइक कंडीशन है, लेकिन फिर भी इस कांच के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है। तो इस कांच में अगर आप कुछ भी बो रहे हो, पेड़ पौधा फल बो रहे हो, सब बो रहे हो, तो सब सर्वाइव करेगा। और इस तरह से आप खेती करके अपना जो भी है कमर्शियल या लाइवलीहुड अपने पर्पस को सॉल्व करोगे। तो इस तरह के हाउस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस, क्योंकि इस हाउस में प्लांट्स को जमाया जाता है। ये हाउस प्लांट्स के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस। प्लांट्स इज सिग्निफिकेंस मतलब सिग्निफाइड बाय ग्रीन, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस एक्चुअली में एक हाउस कांच का होता है। और जब हमने ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट डेवलप करने स्टार्ट किया तो इसी ग्रीन हाउस के नाम पे गैसेस को हमने ग्रीन हाउस इसलिए बोल दिया कि जो ये काम ये कांच कर रहा है वही काम पूरे अर्थ पे गैसेस करते हैं कुछ, और वो गैसेस जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस अर्थ के हीटिंग के लिए। जैसे कि ये आप समझ गए कांच का। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पे कुछ गैसेस हैं। ये गैसेस भी वही काम करते हैं कि जो सन का रेडिएशन आ रहा है इसको आने देते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, और जब यहां से वापस जाता है तो उसको रोक लेते हैं। द वे दैट ग्लास हाउस वॉज डूइंग, सेम काम ये कर रहे हैं। तो इसी के वजह से इन गैसेस को हम नाम दे दिए ग्रीन हाउस गैस। और ये जो इफेक्ट है जो ये क्रिएट कर रहे हैं वार्मिंग इफेक्ट, इसको बोल दिया हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आ रही बात है? तो नाम ग्रीन हाउस का वो ग्रीन हाउस से पड़ा, राइट। और जो ग्रीन हाउस में कांच करता था वही काम ये लोग गैसेस करते हैं हमारे अर्थ के चारों तरफ। तो इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेस हमेशा एक नेगेटिव कोनोटेशन नहीं होता है, इसके पॉजिटिव कोनोटेशन भी होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस अगर नहीं होता तो अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर सारे ग्रीन हाउस गैस को आप हटा दो तो अर्थ पे लगभग टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना रहेगा। दिस विल बी द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इफ देयर इज नो ग्रीन हाउस गैसेस ओवर द अर्थ। सारे गैस नहीं, केवल ग्रीन हाउस। जैसे नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। अगर जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस अगर हटा दो इस अर्थ पर से, नाइट्रोजन रहने दो, ऑक्सीजन रहने दो, तो इस अर्थ की टेम्परेचर जो है -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। क्योंकि ये अर्थ का जो टेम्परेचर है, सन जो है जो लाइट दे रहा है उससे हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कोई गर्म नहीं हो रहा है,
बहुत माइन्यूट हो रहा है, कब हो रहा है वो हम बताएंगे, लेकिन ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है उसकी वजह से, क्योंकि वो शॉर्टवेव रेडिएशन होती है। शॉर्टवेव रेडिएशन जो है अपने आसपास के इन्वायरमेंट को गर्म नहीं करती है, इतने स्पीड में एनर्जी जा रही है। हमारा अर्थ सरफेस क्या हो रहा है, वो गर्म हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करके, लेकिन हमारा अर्थ सरफेस गर्म होके हमारे ऊपर के हवा को कैसे गर्म करेगा। मान लो अर्थ से एकदम जो चिपके हुए हवा है वो तो कंडक्शन से गर्म हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसके ऊपर की जो हवा है वो कैसे गर्म होगी, तो वो गर्म होती है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं कि अर्थ जो वापस भेजता है शॉर्टवेव रेडिएशन, उसको ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप करके एब्जॉर्ब करके और फिर इसको चारों तरफ फैलाते हैं। तो इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक हीटिंग होती है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक हीटिंग। ग्रीन हाउस गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक हीटिंग। अगर इस ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर से आप निकाल दो तो द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल बी अराउंड -18 डिग्री सेल्सियस। ये पीसीएस में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कितना टेम्परेचर होगा -18 डिग्री सेल्सियस। शंकर इसमें -19 दिया है, लेकिन -18 ही मानना, ठीक है। तो ये चीज जो है -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है पूरे अर्थ का, अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं हो। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं एक्चुअल में, आप समझ गए। अब इसमें एक चीज याद रखना, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अर्थ जो वापस भेजता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन सा रेज भेजता है, किस रेज की वजह से हीटिंग होती है। जीएक्स यूवी आईएमआर पढ़ाया तो ना, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो उसमें जो इंफ्रारेड होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग। अर्थ जो है एब्जॉर्ब करके इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड भेजता है, वो एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव और उसको रेडिएट करता है वापस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव, एंड द फॉर्म इन विच इट रेडिएट्स इज द इंफ्रारेड, जिसको थर्मल वेव भी बोलते हैं। एंड दिस इंफ्रारेड रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द एटमॉस्फेयर। 2012 में क्वेश्चन भी पूछा था कि वार्मिंग इन द एटमॉस्फेयर इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग, मतलब रेडिएशन ऑफ विच ऑल रेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑल द रेज। तो केवल इंफ्रारेड होता है इसमें आंसर। ऑल द रेज भी होगा तो आप नहीं मारेंगे, केवल इंफ्रारेड के रेडिएशन की वजह से ये होता है, राइट। समझ में आ रही है। तो ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ग्रीन हाउस फ्लक्स किसको बोलते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस उसको ट्रैप करके और वापस जो उसको भेजते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस फ्लक्स। एंड दिस ग्रीन हाउस फ्लक्स इज कॉजिंग व्हाट, द एटमॉस्फेरिक हीटिंग। ये जितने भी रेज हैं वो वापस फिर चले जाते हैं, क्योंकि हीट बजट होना होता है अर्थ का, जितना हीट आ रहा है उतना हीट जाना होता है, लेकिन ये थोड़ी देर जो रुक जाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, इसी कारण से ये अर्थ जो है थोड़ा सा हीट अप हो जाता है। समझ आ रही है। तो दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर है। देखो जितने भी आती है ना सनरेज, तो आने वाली सारी एब्जॉर्ब नहीं करती है अर्थ, कुछ जो है अर्थ जो है वापस भेज देती है बिना किसी एब्जॉर्प्शन के, प्लस कुछ जो है एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, क्लाउड्स उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, कुछ एरोसोल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो भी इंसोलेशन आती है उसका बहुत लॉस भी होता है। कुछ जो है क्लाउड्स या एरोसोल्स एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके और फिर अर्थ की तरह रेडिएट करते हैं, जिसकी वजह से हम ब्लैक कार्बन जैसे पढ़ेंगे तो उसका वो काम होता है। तो इस तरीके से बहुत सारा इसमें मैकेनिज्म्स होता है, बट सिंपली आपको ये मैकेनिज्म याद रखना है कि अर्थ एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन, वो रेडिएट करता है, और उस इंफ्रारेड रेडिएशन को कौन ट्रैप करता है, ग्रीन हाउस गैसेस, और ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप करके एब्जॉर्ब करके उसको वापस सब जगह उसको स्कैटर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस फ्लक्स, एंड इन दैट प्रोसेस देयर इज द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर एंड व्हिच इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ आ रही बात है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हीटिंग, ये मैकेनिज्म था हीटिंग का। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, विच ऑल गैसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक हीटिंग, बताओ कुछ। ओके, सबसे पहला होता है वाटर वेपर, वाटर वेपर, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स नहीं करते, N2O करता है, नाइट्रस ऑक्साइड। और बताओ फ्लोरिनेटेड कार्बन्स,
जिसमें आपको CFC, HFC, SF6 ये सब आते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया। तो ये सब जो है फ्लोरिनेटेड कार्बन गैस जो होते हैं वो सब भी होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो ये मेजर ग्रीन हाउस गैस हुए। अब इसमें जो है सबसे पहले हम वाटर वेपर की बात करते हैं। वाटर वेपर इज ए ग्रीन हाउस गैस बट स्टिल वी आर नॉट कंसर्न विद द वाटर वेपर। क्या कारण है? और वाटर वेपर की अगर बात करें तो 50% से ज्यादा वार्मिंग जो होती है वो वाटर वेपर की वजह से होती है। जो जितने भी वार्मिंग हो रही है अर्थ के, उसमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है 50% या उससे ज्यादा जो है वाटर वेपर की वजह से होती है। वाटर वेपर अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ द वार्मिंग ऑफ द अर्थ। लेकिन फिर भी हम वाटर वेपर के लिए चिंतित नहीं रहते हैं। क्या कारण है उसका? कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड कहां कहीं सुने हो कि वाटर वेपर घटाओ एटमॉस्फेयर से? ठीक है, क्यों? वो इवेपोरेशन से होता है। तो और फैक्टर्स हैं। हम्म अगर टेंपरेचर इंक्रीज होगा हम्म वाटर वेपर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, वाटर वेपर की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन कंडेंसेशन से वापस आ जाएगी तो कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहेगा। हाँ, देखो होता क्या है ना कि वाटर वेपर इसलिए हम नहीं कंसर्न। सबसे पहले वाटर वेपर मैक्सिमम जो है नेचुरल प्रोसेस से होता है, जिसमें कि इंसानों का नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जो है आपके कुकर से सीटी मार रहा है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम जो वाटर वेपर कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में है वो होता है नेचुरल प्रोसेस से। जैसे ओशंस है, ओशंस से इवेपोरेशन हो रहा है, रिवर से हो रहा है, लेक से हो रहा है, इवेपोट्रांसपिरेशन प्लांट से हो रहा है। तो वो चीज नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस कभी आपको हार्म नहीं करती है, क्योंकि नेचर जो है हमेशा बैलेंस फॉर्म में होती है। वो बैलेंस कर देती है जो भी उसका वो होता है, और जितना चाहिए उतना ही वाटर वेपर करता है। तो वाटर वेपर इज ए नेचुरल प्रोसेस। ह्यूमन का उसमें रोल होता है, लेकिन ह्यूमन का रोल तब होता है जब ये रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है ह्यूमन बढ़ा देता है बिकॉज ऑफ रिलीजिंग ऑफ अदर गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब ज्यादा अगर रिलीज हो गए तो इनकी वजह से जो वार्मिंग हो गया, उस वार्मिंग की वजह से अब वाटर वेपर की क्वांटिटी जो है बढ़ने लगेगी। क्योंकि टेम्परेचर राइज होता है तो इवेपोरेशन राइज होता है, चाहे ओशन फ्लोर सरफेस से ले लो या कोई भी वाटर सरफेस से ले लो। तो अगर ओवरऑल आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो बाकी गैसेस के रिलीज से, तो वाटर वेपर का भी अमाउंट बढ़ने लगेगा एंड इट विल फर्दर लीड टू द एडिशन ऑफ वार्मिंग इफेक्ट। इन जनरल जो नेचुरल प्रोसेस वाटर वेपर का होता है उसमें जो है बहुत दिक्कत नहीं होती है हमें, पहली चीज। दूसरा कारण है कि वाटर वेपर जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पार्ट है, तो वो अगर नहीं हो तो रेनफॉल ही नहीं होगा, रेनफॉल डिस्टर्ब हो जाएगा। रेनफॉल नहीं होगा तो वेजिटेशन ग्रो नहीं करेगा, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो सर्वाइवल खत्म हो जाएगा लाइफ का। तो हम वाटर वेपर को तो रोक ही नहीं सकते हैं। दैट इज नेचुरल प्रोसेस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। विदाउट दैट लाइफ कैन नॉट सर्वाइव ओवर द अर्थ। तीसरा कारण है कि वाटर वेपर जो भी बनता है, मतलब वाटर जो है वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत छोटी होती है इन कंपैरिजन टू अदर गैसेस। 10 दिन की लाइफ साइकिल होती है वाटर वेपर की। मतलब कोई भी पानी अगर वेपर बन के एटमॉस्फेयर में गया तो विद इन 10 डेज वो जो है कंडेंस होके और वापस पानी के फॉर्म में, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आ जाएगा अर्थ पे। तो लाइफ साइकिल इज वेरी शॉर्ट, 10 डेज। अगर कंपेयर करो कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लाइफ साइकिल 100 साल की होती है, उससे भी ज्यादा होती है। अगर आप मीथेन का करो तो उसका भी कम से कम 12-14 साल होती है। तो बाकियों का जो है सेंचुरीज या ईयर्स में लाइफ साइकिल होता है। वाटर वेपर का कितना होता है? 10 डेज। तो इसलिए हमारे लिए कोई मेजर इशू नहीं है। प्लस इसकी जो क्वांटिटी होती है वो हाईली वेरिएबल होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, डिपेंडिंग अपॉन द अदर फैक्टर्स कि कहां पे वाटर बॉडीज कितना है, क्या है, रेनफॉल कितना होता है। इस बेसिस पे वाटर वेपर डिसाइड हो। जैसे इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा वाटर वेपर होता है, फिर आप पोलर रीजन में जाओगे सबसे कम होता है, राइट। तो इसलिए ये वाटर वेपर इज नॉट अ मेजर कंसर्न। बट जब वाटर वेपर को आप काउंट करोगे कि इसका क्या इंपैक्ट है वार्मिंग में, तो आधा से ज्यादा वार्मिंग इफेक्ट वाटर वेपर ही करता है। लेकिन तब भी जब हम ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो हम CO2 को बोलते हैं कि CO2 कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट CO2 करता है, क्योंकि हम वहां पे वाटर वेपर को काउंट ही नहीं करते हैं, राइट। तो लेकिन ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है अगर ये पूछा जाए तो यस है। इसमें मत बोलना कि हाँ ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस है वाटर वेपर, बट वो हमारे लिए कंसर्न नहीं है। कंसर्न वाला जो ग्रीन हाउस गैस है जिसको हमको रोकना है, उसमें वाटर वेपर को नहीं काउंट करते हैं। समझ में आ रही है?
गुड। फिर आते हैं हम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा यही है, राइट। इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट देखोगे कि कौन सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। तो कॉन्सेंट्रेशन में भी और कंट्रीब्यूशन में भी, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड हाईएस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड के क्या क्या सोर्सेस हैं, कैसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जरा मुझे बताना। नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक दोनों, नेचुरल और मैनमेड सोर्सेस बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का, खुद से सोच के। नेचुरल बता दो पहले। रेस्पिरेशन, ठीक है, पहला बोल दो रेस्पिरेशन, जो नेचुरल प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। दूसरा बताओ सॉइल डिकम्पोजिशन, सॉइल डिकम्पोजिशन, गुड। तीसरा वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनिक इरप्शंस, मेन यही है, ठीक है। रेस्पिरेशन, सॉइल डिकम्पोजिशन, वोल्केनिक इरप्शंस, ये मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। नेचुरली जो है कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल डिकम्पोजिशन में मान लो एनारोबिक डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजिशन प्रोसेस मान लो, ठीक है। रेस्पिरेशन से, डिकम्पोजिशन से, वोल्केनिक इरप्शन से CO2 निकलता है, कोई दिक्कत? तो ये जो हो गया नेचुरल प्रोसेस हो गया। उसके बाद आता है मैनमेड प्रोसेस, इसके बारे में बताओ। हो जाएगा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स, जहां भी कोल बर्निंग होता है, इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है, वैसे बर्निंग में वो भी आ जाएगा, बट इंडस्ट्रीज भी हो गया मान लो, ठीक है। अगर ओपन बर्निंग कर दी हो गया। तीसरा ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गया। इंडस्ट्रीज में सब कुछ आ जाएगा आपका। एग्रीकल्चरल फील्ड आ जाएगा, एग्रीकल्चरल फील्ड में भी होता है, ठीक है, वही मतलब सॉइल डिकम्पोजिशन वाला। तो ये सारी चीजें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, ये मैनमेड कॉज में हो जाता है। इसमें आप फॉरेस्ट फायर को भी जोड़ सकते हो, वो भी इस कारण होता है। जो नेचुरल फॉरेस्ट फायर होता है वो भी इसमें आ जाएगा नेचुरल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका आ जाएगा मैनमेड एंड नेचुरल में, राइट। अब CO2 की लाइफ साइकिल अराउंड 100 ईयर्स की होती है, ठीक। और ये जो होता है वो आपको कई बार दूसरे गैसेस के ऑक्सीडाइजेशन से भी बनता है, जैसे मीथेन ऑक्सीडाइज करके CO2 बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज करके CO2 बनता है। तो डिफरेंट जो पोल्यूटेंट्स जो है हम रिलीज करते हैं, उनके भी ऑक्सीडाइजेशन से, ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन 2019 में एक स्टेटमेंट दे दिया था कि मीथेन फाइनली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म CO2। बहुत लोगों को नहीं पता था, तो लोग जो है मीथेन कैसे CO2 बन जाएगा, तो लोगों ने नहीं मारा था, लेकिन वो ऑप्शन सही था, मीथेन ऑक्सीडाइज करके CO2 में कन्वर्ट होता है, राइट। तो ये हो गया आपका CO2। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीथेन की। मीथेन जो है एक तरह से पॉल्यूटेंट भी है, और दूसरा मीथेन जो है आपको एक ग्रीन हाउस गैस भी है। मीथेन भी निकलता है नेचुरल प्रोसेस से और आर्टिफिशियल प्रोसेस से। नेचुरल प्रोसेस बताओ मीथेन का। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन से होता है। डिकम्पोजिशन खासकर एनारोबिक डिकम्पोजिशन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन से सबसे ज्यादा होता है, जो वेटलैंड्स में होता है जनरली, वेटलैंड्स वाटर बॉडीज में जो डिकम्पोजिशन होता है इसके वजह से होता है। दूसरा होता है वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनिक इरप्शंस, ये दो मेजर नेचुरल कॉज होते हैं मीथेन के, राइट, डिकम्पोजिशन एंड वोल्केनिक इरप्शंस। इससे जो है आपका नेचुरली ये होता है। आर्टिफिशियल में क्या क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी आप राइस फील्ड्स बोल दो, राइस फील्ड से निकलता है। राइस फील्ड्स में जो हम लोग ट्रेडिशनल राइस फील्ड्स यूज करते हैं, देखो राइस फील्ड्स में भी ना आप एक जो होता है वाटर लॉगिंग कंडीशन में जो राइस फील्ड्स हम लोग यूज करते हैं, वाटर लॉगिंग कंडीशंस क्रिएट करके ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ राइस कल्टीवेशन, वो जो होता है एक मेजर सोर्स ऑफ मीथेन जो है रिलीज होता है। क्योंकि राइस फील्ड्स जो है हमेशा जो पानी में भरा हुआ है, तो उसमें एक तरह का बैक्टीरिया हो जाता है मीथेनोजेंस,
वो मिथेनोजेंस क्या करता है, मीथेन रिलीज करता है, ठीक है। तो वो राइस फील्ड से बहुत ज्यादा आपको निकलता है मीथेन। दूसरा होता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, अगर आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा किससे निकलता है, तो एनिमल हस्बेंड्री अकाउंट्स फॉर मैक्सिमम रिलीज ऑफ मैनमेड रिलीज ऑफ मीथेन। एनिमल हस्बेंड्री मतलब लाइव स्टॉक रैंचिंग जो हम करते हैं, क्योंकि देखो एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है कि जो उनका जो डाइजेशन होता है उस प्रोसेस में मीथेन रिलीज होता है, तो उनका जो एक्सक्रीशन होता है उसके वजह से बहुत ज्यादा आपका ये मीथेन का रिलीज होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, राइस फील्ड्स हो गया, उसके बाद ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, उससे भी निकलता है, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कुछ फॉसिल फ्यूल्स हो गए, उससे भी निकलता है। तो ये सारे आर्टिफिशियल प्रोसीजर हो जाएंगे मीथेन के रिलीज के, राइट। कोल माइनिंग से निकलता है, कोल जब माइन करते हो तो आप उससे भी मीथेन निकलता है, क्योंकि कोल बेड्स जो होते हैं उसमें मीथेन होते हैं, तो कोल माइनिंग से भी मीथेन निकलता है, राइट। तो उसी तरह से थर्मल पावर प्लांट्स जहां कोल बर्निंग होता है उधर से भी मीथेन निकलता है। तो इंडस्ट्रीज हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर हाईएस्ट। एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री भी आता है, अगर आपको पता होगा तो। एनिमल हस्बेंड्री इज द अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। जब भी एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें क्रॉपिंग भी आता है, एनिमल हस्बेंड्री भी आता है। तो एग्रीकल्चर अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा रिलीज करता है मीथेन, ठीक है। मीथेन की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो CO2 से ज्यादा होती है ग्लोबल वार्मिंग करने की, लेकिन इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो CO2 से कम होती है, प्लस इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो भी CO2 से कम होती है, राइट। CO2 हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन ऑल द ग्रीन हाउस गैसेस। कंट्रीब्यूशन में भी CO2 सबसे हाईएस्ट होता है, लेकिन पोटेंशियल में नहीं। पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन में फर्क होता है, अभी हम आगे बात करेंगे तब समझ में आ जाएगा। मीथेन समझ गए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड की, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड के भी नेचुरल और मैनमेड कॉजेज होते हैं। नेचुरल और मैनमेड सोर्स होते हैं। नेचुरल क्या हो जाएगा? जो बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं नाइट्रोजन को ओशन वाटर में या कहीं पे भी। जहां भी नाइट्रोजन होता है, ओशन वाटर हुआ, वाटर बॉडीज हुआ या सॉइल हुआ, तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसकी वजह से होता है। तो बैक्टीरियल ब्रेकिंग ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया, ये एक नेचुरल प्रोसेस चलते रहता है वाटर बॉडीज में, खासकर जहां पे कि नाइट्रोजन होता है तो उसको जो बैक्टीरिया होता है वो नेचुरली जो है ब्रेक डाउन करके और नाइट्रस ऑक्साइड में चेंज करता है। वोल्केनिक इरप्शन से भी निकल सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड्स। क्या? उसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलता है, NOx। N2O नहीं, NOx होता है लाइटनिंग से। NOx एक पॉल्यूटेंट हुआ, N2O जो हुआ वो एक ग्रीन हाउस गैस हुआ। दोनों में फर्क समझना। पॉल्यूटेंट्स मतलब कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप सांस ले रहे हो तो आपको हार्म कर रहा है। N2O जो है वो ग्रीन हाउस इंपैक्ट कर रहा है, वो जाते हुए आउटगोइंग रेडिएशन को ट्रैप कर रहा है। तो लाइटनिंग बेसिकली जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को ये करता है, NOx को करता है, अमोनिया के फॉर्म में चेंज कर देता है या नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज कर देता है, राइट। हमने बताया था ना कि N2 और O2 दोनों बहुत हाई टेम्परेचर दोगे तो NOx बनता है। तो लाइटनिंग की वजह से हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है, लेकिन ये जो है नहीं होता है। लाइटनिंग N2O के लिए नहीं लिखोगे, राइट। मैनमेड कॉज में क्या हो जाएगा? कंबसन से भी होता है, कंबसन से भी होता है, मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो। जैसे जब भी लिखना ना तो हमेशा जो सबसे ज्यादा करता है उसको सबसे टॉप पे लिखना। जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो एग्रीकल्चर में आप यूज करते हो, तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के ब्रेकिंग की वजह से बहुत ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। तो बिकॉज ऑफ एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के एक्सेस यूज से निकलता है ये, राइट। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ नाइलन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ नाइलन,
नाइलन को हम प्रोड्यूस करते हैं तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड्स निकलता है, राइट। एक्चुअली एडिपिक एसिड हम बनाते हैं तो एडिपिक एसिड से जो है ना ये नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, बट उतना डिटेल में मैं बस इतना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ नाइलन से निकलता है, क्योंकि तुमको एडिपिक एसिड के बारे में ये लोग नहीं पूछेंगे। फिर आपका होता है, आपको ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से भी निकलता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से भी निकलता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से भी निकलता है N2O, राइट। तो ये सब जो है N2O का आपका मैनमेड सोर्स हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, या फिर कोई फॉसिल फ्यूल का बर्निंग हम करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में या इंडस्ट्रियल में, तो उससे भी N2O निकलता है, लेकिन वो माइन्यूट अमाउंट में निकलता है। मेन इसका जो होता है वो एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है, उसकी वजह से निकलता है N2O, राइट। या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है हम नाइलन का या बाकी फाइबर्स का जो करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स का, तो उससे सबसे ज्यादा निकलता है N2O, राइट। तो ये सब जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड्स का आपको मैनमेड और नेचुरल प्रोसेस सोर्स होता है। फिर हम बात करते हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस। ये फ्लोरिनेटेड गैसेस क्या होते हैं? जितने भी आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, परफ्लुरोकार्बन, या फिर आपको सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सब जो है आपको फ्लोरिनेटेड गैसेस में होते हैं। दिस फ्लोरिनेटेड गैसेस के बारे में दो चार बातें ध्यान रखना कि ये फ्लोरिनेटेड गैसेस जो होते हैं वो नेचुरल सोर्स से नहीं निकलते हैं, इनका पूरा का पूरा आर्टिफिशियल मैनमेड सोर्स ही होता है, ठीक है। दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल सोर्सेस। अर्थ पे नेचुरली ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं कोई भी फ्लोरिनेटेड गैस, हम अपने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या अपने एक्टिविटीज से इनको हम प्रोड्यूस करते हैं, नंबर एक। दूसरा, इनके बारे में याद रखना कि इन जनरल ये किसी तरह के हार्म नहीं करते हैं, मतलब दे आर नॉट पॉल्यूटेंट्स। ये इन्वायरमेंट में रहे तो हमारे लिए स्टेबल होते हैं, क्योंकि देखो फ्लोरीन वगैरह क्या होता है, फ्लोरीन वगैरह रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो रिएक्टिव नहीं होते हैं तो इसकी वजह से ये लोग जो है एज ए लाइक की नॉन रिएक्टिव स्टेबल गैसेस होते हैं, विच डज नॉट कॉज एनी हार्म टू ह्यूमन बींग्स और एनी एनिमल स्पीसीज एक्सेप्ट द कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को हटा दो तो इन जनरल इनका बहुत कोई दिक्कत नहीं होती है इनके रहने से। तो ये दूसरा कारण हो, इनके बारे में आप इंपॉर्टेंट बात याद रखना। तो पहला क्या बोले आप, मैंने बताया इसको आपको, नो नेचुरल सोर्स, नो नेचुरल सोर्स ऑफ इमिशन। दूसरा क्या बताया मैंने, स्टेबल एंड नॉट हार्मफुल। हार्मफुल, नॉट हार्मफुल बोलेंगे तो इसका मतलब ये मत समझना कि तुम उसको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को ही हटा दो, हार्मफुल तो है लेकिन इन जनरल उसको छोड़ के बाकी कोई पॉल्यूटेंट के रूप में नहीं है। जैसे मीथेन मैंने बात करी, वह जब पॉल्यूटेंट भी होता है। तो स्टेबल एंड नॉट हार्मफुल इन जनरल, इन जनरल। तीसरा इनके बारे में याद रखना, वेरी लॉन्ग लाइफ साइकिल, वेरी लॉन्ग लाइफ साइकिल। इनकी सबसे ज्यादा लाइफ साइकिल इनकी होती है, मैक्सिमम ईयर्स तक एक बार अगर ये प्रोड्यूस हो गए तो यहीं पे बने रहेंगे, राइट। ये जल्दी खत्म नहीं होते हैं। और चौथा इनके बारे में याद रखना, वेरी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP। ये GWP क्या होता है ये अभी डिस्कस करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, वेरी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इनकी होती है, हाईली पोटेंट गैस होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, राइट। ये फ्लोरिनेटेड गैसेस के इन जनरल आपके प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक। तो ऐसे पूछेगा कोई भी फ्लोरिनेटेड गैस के बारे में तो ये चारों पॉइंट हमेशा याद रखना। उसके बाद अब वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन कौन से फ्लोरिनेटेड गैसेस होते हैं। जैसे रुको, मेन जो हमारे फ्लोरिनेटेड गैसेस होते हैं वो पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। दूसरा होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs। परफ्लोरोकार्बन्स PFCs। और चौथा होता है आपको सल्फर
हेक्साफ्लोराइड SF6, राइट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, उसके बाद आपको परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये 4 मेजर फ्लोरिनेटेड गैसेस होते हैं। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है अब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं रह गया है क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमने अब इसको फेज आउट कर दिया। अब हम इसे प्रोड्यूस नहीं करते हैं। पहले एयर कंडीशंस में जो गैसेस भरे जाते थे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भरे जाते थे और उसके लीकेज की वजह से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हल्के होते थे, दे वर वेरी लाइट गैसेस, और लाइट होने की वजह से ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर पार करके स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते थे और स्ट्रेटोस्फेयर में ये फ्री क्लोरीन रेडिकल्स बना देते थे, फ्री क्लोरीन रेडिकल्स Cl-, और ये फ्री क्लोरीन रेडिकल्स क्या करते थे, ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाते थे। O3 जो स्ट्रेटोस्फेयर में है उसके साथ फ्री क्लोरीन रेडिकल्स रिएक्ट करके और ClO+O2 बना देते थे। तो ClO+O2 बना दिया, इसका मतलब कि O3 को तोड़ के ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया और इसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन बहुत ज्यादा होता था। तो इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करना बहुत जरूरी था क्योंकि ये जो है लाइटर गैसेस थे, ये जब तक एटमॉस्फेयर में होते थे किसी तरह का कोई दिक्कत हमें नहीं होती थी इनसे, लेकिन उस समय हम नहीं पता था हमें कि ये ग्रीन हाउस गैस भी होते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर में जाते थे तो बहुत ज्यादा ये क्रिएट करने लगते थे ओजोन डिप्लेशन को। लेकिन लेटर ऑन वी केम टू नो दैट कि ये केवल ऊपर में नहीं नीचे में भी ये ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, अदरवाइज कोई इनका पोल्यूटेंट्स के रूप में कोई किसी तरह का इनका हार्म नहीं था। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को धीरे धीरे हमने फेज आउट कर दिया। फेज आउट करने के बाद उसकी जगह हमने पहले HCFC को लाया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को। बाद में देखा कि उससे भी ओजोन डिप्लेशन हो रहा है तो उसको भी फेज आउट करके हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC को लेके आया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का क्या खासियत है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तरह हल्का नहीं होता है, तो इसकी वजह से ये जो है एटमॉस्फेयर में हमारा ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस करके स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं जाता है। तो ये प्रोड्यूस करोगे तो ये ट्रोपोस्फेयर में ही रहेगा, नीचे ही रहेगा, बिकॉज इट इज हेवियर गैस। लेकिन इसके बारे में हमें पता चला कि इट इज हैविंग वेरी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, समझ में आ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा यानी कि एक माइन्यूट अमाउंट में भी अगर इसको आप प्रोड्यूस कर दोगे तो इसका जो इंपैक्ट होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। तो लोगों को जब ये रियलाइज हुआ तो 2016 में एक किगाली एग्रीमेंट हुई। किगाली एग्रीमेंट एक्चुअली जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसी के प्लेटफॉर्म पे लोगों ने फिर इकट्ठा किया और किगाली रवांडा में एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के थ्रू कसम खाया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी अब हम फेज आउट करेंगे, बिकॉज इट इज अ वेरी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैस। तो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है इस तरह से हमारा इससे आया, राइट। और इसको अभी भी हम बहुत यूज कर रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में हम इसको मतलब ये कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो है हमारे पास टाइमलाइन दी गई है कि इतने टाइमलाइन तक हमें इसको कम करनी है। तो डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ी ज्यादा टाइमलाइन दी गई है, किसी को 2027 तक खत्म करना है, किसी को 2045 तक खत्म करना है। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कम टाइमलाइन है, जिनको 2021 तक खत्म करना था, 18 और 21 तक। तो ये जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का कंसेप्ट है। तो हम वन बाय वन बस देख लेंगे कि ये सारे फ्लोरिनेटेड गैस किन किन कारणों से निकलते हैं, राइट। इसके बाद इनके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना ज्यादा है CO2 से और मीथेन से, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये चीज 4 गैसेस को आप याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्यों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आया क्लोरोफ्लोरोकार्बन को छोड़ के? क्योंकि ये हेवियर था तो ओजोन डिप्लेटिंग नहीं था, लेकिन इसका दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा क्या था कि ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा करता था, CFC से भी ज्यादा। समझ में आ रही है? ठीक। इनका भी हम बहुत ज्यादा वेरी हाई है, इससे भी ज्यादा इनका है, लेकिन इसका अमाउंट जो है, इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब जितना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिस अमाउंट में हम रिलीज करते हैं उस अमाउंट में ये लोग रिलीज नहीं करते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब धीरे धीरे फेज आउट कर चुके हैं, तब हम उसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बाद में सब बारे में सबसे पहले क्या पता है कि कोई नेचुरल सोर्स नहीं होता, नेचुरली ये प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे? आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करेंगे। तो कैसे प्रोड्यूस होगा आर्टिफिशियली? तो सबसे पहले लीकेज ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट्स।
इस गैस का हम यूज करते हैं आज एयर कंडीशनिंग में, क्योंकि पहले जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते थे उसकी जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की यूज करते हैं। तो इसके एयर कंडीशनिंग यूनिट्स से जो लीक होती है गैस, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आती है। तो नंबर 1 सोर्स हो गया ये। दूसरा इसका सोर्स होता है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में आर्टिफिशियल सिंथेटिक सॉल्वेंट्स बनाए जाते हैं। तो इन सॉल्वेंट्स के वेपराइजेशन से आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बनता है। तो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स के वेपराइजेशन से आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस होता है। तीसरा होता है आपको एरोसोल प्रोपेलेंट्स। एरोसोल प्रोपेलेंट्स और केन्स। ये क्या होता है एरोसोल प्रोपेलेंट्स और केन्स? जितने भी स्प्रेज आप देखते हो उसमें क्या होता है एक्चुअली में, वो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसको प्रेशराइज किया जाता है तो गैसियस फॉर्म में बाहर आता है, फ्यूम्स के फॉर्म में बाहर आता है। तो जो एरोसोल केन्स या ये सब बनाए जाते हैं, तो ये प्रेशराइज करने के लिए जिस गैस का यूज करते हैं वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है, और वही गैस लीक हो जाता है तो फिर वो इन्वायरमेंट में आ जाता है। तो मतलब ये सारे गैसेस जो है हम बनाते हैं एसी में भरने के लिए, एरोसोल केन्स में भरने के लिए, और इन्हीं सब के लीकेज की वजह से ये इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। समझ में आ रही बातें? या फिर इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स जो है उसमें हम यूज करते हैं, इनके वेपोराइजेशन से ये सब गैसेस भी आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद जो फोम प्रोड्यूसिंग होता है, फोम्स प्रोड्यूसिंग, जो भी फोम्स होते हैं, जैसे मान लो हम लोग वो यूज करते हैं इसके लिए जो शेविंग क्रीम में यूज करते हैं, शेविंग से जो फोम या शेविंग फोम्स जो आता है उसको बनाने में हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो वो डेकोरेशन के लिए फोम्स का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, क्या बर्थडे पार्टी में जो यूज किए जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो होती हैं उससे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है। ठीक, तो ये सब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के आपके मेनली जो है सोर्सेस हैं। क्लियर रहेगा? लिख लोगे? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। देखो ये जो परफ्लोरोकार्बन है ये जनरली एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है किसमें? एल्यूमिनियम के प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के प्रोसेसिंग में ये बाई प्रोडक्ट के रूप में परफ्लोरोकार्बन का रिलीज हो जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट, जब हम एल्यूमिनियम को प्रोसेस करते हैं। उसी तरह से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी, सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में भी ये परफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जानते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है? तो सिलिकॉन या ये सब जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर्स के जो मैन्युफैक्चरिंग में है परफ्लोरोकार्बन रिलीज होते हैं। उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जनरली मैग्नीशियम के प्रोसेसिंग में, प्रोसेसिंग ऑफ मैग्नीशियम में या ये सेमीकंडक्टर में, इन दोनों में आपको सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी रिलीज होता है। राइट? तो ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस से या तो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं या तो हमें जरूरत पड़ती है तो हम प्रोड्यूस करके और इनको यूटिलाइज करते हैं और उसमें एक्सीडेंटली ये लोग निकल जाते हैं। अब जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में जो कुछ इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो उन इक्विपमेंट्स को बनाने में हमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड की जरूरत होती है। राइट? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए जो इक्विपमेंट, जैसे कि मान लो सर्किट ब्रेकर हम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में, तो जो सर्किट ब्रेकर बनाते हैं तो उसमें हमें इस सल्फर हेक्साफ्लोराइड की जरूरत पड़ती है। सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में सल्फर हेक्साफ्लोराइड की जरूरत पड़ती है। और कुछ ऐसे प्रोसेसिंग होते हैं जिसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में ये बन जाते हैं, निकल जाते हैं, जैसे कि आपको इसमें प्रोसेसिंग ऑफ एल्यूमिनियम में, प्रोसेसिंग ऑफ मैग्नीशियम में। समझ में आ रही बातें हैं? तो इस प्रोसेस से, इस इंडस्ट्रियल प्रोसेस से परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड रिलीज होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, एंड दे आर एक्टिंग एज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस विथ वेरी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल।
ये सब जो फैक्ट्स सब बता रहे हैं इसको ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं सब से ना यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपको बोरिंग लग रहा हो अभी कि कितना याद रखेंगे, बट ये क्वेश्चंस जो है स्टेटमेंट्स में दिए गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन किन कार्बनों से निकलता है, वहां दिमाग चकराता है कि अरे यार इतना कौन ध्यान रखेगा कि कौन कौन से एक्टिविटी से निकलता है। लेकिन ये कहीं कहीं एनसीईआरटी में दी हुई है, तो इसलिए इसको हमेशा ध्यान में रखना। क्वेश्चन वो लोग पूछ देते हैं कई बार कि इस इंडस्ट्रियल यूज में हम उसको सफाई के लिए यूज करते हैं, ट्यूबलेस टायर में यूज करते हैं, तो उस समय लगता है कि यार इतना कौन ध्यान में रखेगा कि किसको क्या यूज करते हैं। वो मजदूर होते हैं उस कंपनी में, तो हमको पता होता कि हाँ ये यूज होता है यहाँ पे सफाई करने में। अदरवाइज एक जनरल इंसान को तो नहीं पता होता। लेकिन ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन जो है ऑलरेडी दी हुई है, अवेलेबल है, तो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है। उसके बाद एक हमारा आता है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन भी अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस तो नहीं होता है, ये पार्टिकल होता है जो ग्रीन हाउस का काम करता है। ब्लैक कार्बन जिसको हम शूट भी बोलते हैं, शूट। देखो जितने भी एरोसोल शूट्स होते हैं उनका दो रोल होता है। एक उनका रोल होता है कि अगर वो लाइट कलर के होंगे, उनका कलर अगर लाइट होगा, सरफेस लाइट होगा, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। और अगर वो डार्क कलर के होंगे तो वो एब्जॉर्ब करेंगे। ये याद रखना, क्योंकि डार्क चीजें लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, लाइट चीजें रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। तो ये जो ब्लैक कार्बन होता है ये एक डार्क कलर पार्टिकल होता है जो प्रोड्यूस होता है नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक दोनों प्रोसेस से। जैसे फॉरेस्ट फायर से ब्लैक कार्बन रिलीज होता है, राइट, वाइल्ड फायर जिसको बोलते हैं, जो नेचुरली फॉरेस्ट फायर होता है। उसके बाद जो वोल्केनिक इरप्शंस होता है उससे ब्लैक कार्बन रिलीज होता है। हम लोग जो है कोल बर्निंग करते हैं उससे रिलीज होता है। हम लोग जो है ये अपने थर्मल पावर प्लांट्स में कोल को बर्न करते हैं तो ब्लैक कार्बन निकलता है। तो ब्लैक कार्बन इज हैविंग वेरियस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा, वाइल्ड फायर और वोल्केनिक इरप्शन जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लैक कार्बन निकलता है। और आर्टिफिशियल सोर्सेस में क्या आ जाएगा, कोल बर्निंग इन द थर्मल पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज, राइट, फॉसिल बर्निंग जो हम लोग अपने घर पे करते हैं या जो भी, और उसके बाद जो आपका बाकी और प्रोसेसेस जो हम जिसमें जो है ये क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट बर्निंग हो जाती है, उसकी वजह से भी ये निकलता है। क्या, हाँ फ्लाई एश अलग होता है, ये अलग होता है। ठीक है, फ्लाई एश भी उसी तरह से निकलता है, बट ये जो होते हैं ना वो सस्पेंडेड होते हैं। फ्लाई एश जो होता है ना वो बड़ा होता है तो वो सेटल डाउन हो जाता है। समझ में आ रही बातें? ये जब पूरा इनकम्प्लीट कंबसन होता है ना फॉसिल फ्यूल्स का, तो उसकी वजह से ये ब्लैक कार्बन निकलते हैं। फ्लाई एश भी उसी तरह से निकलते हैं कोल के इनकम्प्लीट कंबसन की वजह से। लेकिन फ्लाई एश की जो साइज होती है, जो डायमीटर होती है, जो वेट होती है वो ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से वो तुरंत सेटल डाउन हो जाते हैं। इसीलिए फ्लाई एश को हम एज ए एयर पोल्यूटेंट नहीं मानते हैं, एज ए सॉइल पोल्यूटेंट मानते हैं, लैंड पोल्यूटेंट मानते हैं। इसके लिए फ्लाई एश यूटिलाइजेशन पॉलिसीज ये सब हम लोग लाते हैं, राइट। तो वो थोड़ी सी बड़ी साइज की होती है, और ये जो होते हैं इतने छोटे साइज के होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं एयर में, जिनको हम शूट बोलते हैं, राइट। बाकी फ्लाई एश भी निकलता वैसे ही है इनकम्प्लीट कंबसन की वजह से। तो ब्लैक कार्बन हो गया, शूट हो गया। अब ये जो है किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग करता है, तो दो तरीके से ग्लोबल वार्मिंग करता है। एक, जब ये आसमान में ऐसे होता है तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है उसको यही ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे अर्थ ऑब्जर्व करता है उसी तरह से ये ऑब्जर्व कर लेता है, और ये ऑब्जर्व करने के बाद जो है ये रेडिएट आसपास अपने एरिया में करता है। इसकी वजह से ये है एटमॉस्फेरिक हीटिंग ये करता है। तो पहला तो ये तरीके से हो गया कि एब्जॉर्बिंग द इनकमिंग सोलर रेडिएशन डायरेक्टली एंड डिफ्यूजिंग इट टू वार्म द एटमॉस्फेयर। दूसरा क्या होता है कि आइस वगैरह जो होता है, आइस शीट हो गया, जो स्नो, फ्रेश स्नो होगा व्हाइट कलर का, तो उसका काम होता है रेडिएट बैक करना। इसकी एल्बिडो बहुत हाई होती है आइस की, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या करता है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन को वापस भेज देता है। लेकिन ये जो शूट होते हैं वो एक टाइम के बाद जब सेटल डाउन होके आइस कैप्स वगैरह पे सेटल डाउन हो जाते हैं तो ये व्हाइट को ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। और अब क्या होता है कि ये आइस जो पहले एल्बिडो का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करता था, अब जो है ये एब्जॉर्ब करने लगा है। तो इस एब्जॉर्ब करने की वजह से ये आइस गर्म होके मेल्ट भी होने लगता है। तो ये शूट की वजह से स्नो मेल्टिंग भी, आइस मेल्टिंग भी हो रही है। तो इस दोनों तरीके से ये ब्लैक कार्बन इज कॉजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ रही है बातें?
तो ये ब्लैक कार्बन हो गया आपको। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव इफेक्ट्स ऑफ ईच गैस। ईच गैस की अब हम कंपैरेटिव इफेक्ट देखेंगे कि कौन सा गैस जो होता है कितना हार्मफुल है, कितना उसका ये है। तो कोई ग्रीन हाउस गैस, कौन सा ग्रीन हाउस गैस ज्यादा हार्मफुल है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस कम हार्मफुल है, ये डिपेंड करता है तीन चीजों पे, 3 थिंग्स पे। कौन कौन से 3 चीजों पे डिपेंड करता है? एक होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच गैस, कौन सा गैस का कितना कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा करेगा उनके लाइफ साइकिल पे, पोटेंशियल पे भी करता है, लाइफ साइकिल पे मतलब कि कितना लंबा ये एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। और तीसरा होता है उनके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पे, कि किसकी कितनी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। ये 3 चीजों पे कंपैरेटिव इफेक्ट्स ऑफ ईच गैस डिपेंड करता है। किसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है पूरे ग्रीन हाउस गैस के वॉल्यूम में? CO2 का सबसे ज्यादा है, राइट, CO2 का सबसे ज्यादा है। उसके बाद लाइफ साइकिल किसका सबसे ज्यादा है? फ्लोरिनेटेड गैसेस का ज्यादा लाइफ साइकिल होता है। और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है? वो भी फ्लोरिनेटेड गैसेस का। तो इस बेसिस पे जो है डिपेंड करता है कि कौन सा सबसे ज्यादा ये इफेक्टिव होगा। लेकिन इनका लाइफ साइकिल तो ज्यादा है फ्लोरिनेटेड गैसेस का, और इनका ग्लोबल वार्मिंग क्या, इनका सैकड़ों साल होता है लाइफ साइकिल, ठीक है। और इनका जो है 100 साल होता है CO2 का, बाकी इनका तो सैकड़ों हजारों साल तक होता है। एक बार प्रोड्यूस हो गए तो जल्दी नहीं खत्म होते हैं, ठीक। तो अभी बात करेंगे किसका कितना होता है, 1 बाय 1 गैस, सारे गैस का डिस्कस कर लेंगे। लाइफ साइकिल हो गया और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हो गई। तो ये 3 चीज पे डिपेंड करता है, ठीक। अब इसमें एक कंसेप्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का। लाइफ साइकिल तो आप समझ गए, कंसंट्रेशन इजिली समझ गए। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होती है? देखो पोटेंशियल, हाँ बोलो, सेम अमाउंट दोनों गैसेस की कौन सी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट? हाँ यही पोटेंशियल होता है। मतलब दोनों सारे गैसेस का 1-1 पाउंड जो है या 1-1 किलो गैस का अमाउंट छोड़ दो इन्वायरमेंट में और देखो कि कौन ज्यादा कर रहा है, राइट। तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो हम मेजर करते हैं वो CO2 के बेसिस पे करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना वार्मिंग इफेक्ट कर रहा है उसको हम 1 मान लेते हैं, और उसके बेसिस पे बाकी गैसेस का कंपेयर करते हैं। अगर किसी गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 4 हुआ, इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के 4 गुना वो करेगा। समझ में आ रही है? जितना मतलब 4 किलो कार्बन डाइऑक्साइड करेगा उतना वो 1 किलो में ही कर देगा। ये मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसी भी गैस का जो नंबर होगा वो उतना टाइम्स ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करेगा इन द सेम अमाउंट एज कार्बन डाइऑक्साइड डज। लाइफ साइकिल भी देखते हैं एक्चुअल में, वैसे लाइफ साइकिल भी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में देखते हैं, क्योंकि कोई कोई गैसेस का कितना लाइफ साइकिल है, मतलब लाइफ साइकिल वेरी करता है। 20 साल का होगा अगर वो, तो 20 साल में इतना इसका, अगर 20 साल लाइफ साइकिल होगी तो इतना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा। अगर जिसकी 100 साल की लाइफ साइकिल होगी तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल थोड़ा कम होगा, अलग होगा। तो लाइफ साइकिल पे भी डिपेंड करता है, बट उतना डिटेल में हमें नहीं जानना है कि कितने लाइफ साइकिल पे कितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये हाईली स्पेशलाइज्ड डोमेन हो जाता है। हमें सिर्फ इतना पता करना है कि किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, और इसके लिए हम 100 ईयर्स लाइफ साइकिल को काउंट कर लेते हैं कि 100 साल लाइफ साइकिल अगर हम सबका माने तो उस बेसिस पे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किस गैस का कितना होगा और किस सीक्वेंस में होगा, ये हमें समझना है। बस समझ में आ रही बात है? अदरवाइज अगर पूछा जाए कि लाइफ साइकिल पे भी डिपेंड होता है तो यस, लाइफ साइकिल के बेसिस पे भी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वेरी करता है सेम गैस का। समझ में आ रही बात है? तो ये होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। CO2 के बेसिस पे करते हैं, राइट। CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा 1 होता है, 1 होता है। ये 1 और कुछ नहीं होता है, बस मान लेते हैं कि एक अमाउंट ऑफ CO2 जो है इतना करेगा। और अगर मीथेन का सपोज मीथेन का 21 हो गया, इसका मतलब कि 1 किलो CO2 जितना ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट करेगा, अगर 1 किलो मीथेन को हम छोड़ दें तो उसके 21 टाइम्स ज्यादा करेगा। समझ में आ रही बात है? इसका मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का CO2 के ही हम पैरेलल में नापते हैं, प्रोपोर्शन में नापते हैं। समझ में आ रही है?
तो अब हम देख लेते हैं एक लिस्ट के फॉर्म में कि कौन से गैसेस का कितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, और एक लाइफ साइकिल भी, एवरेज लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं कि एवरेज लाइफ साइकिल किसका कितना होता है। ठीक है, अब देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 साल होगा, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हम जो ये दिए हुए हैं वो 100 ईयर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करके दिए हैं। हमने क्या बोला कि एक ही गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है कितने साल पे किसा होगा इस पे डिपेंड अलग अलग करता है, लेकिन हम 100 ईयर्स के एवरेज का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हम दे रहे हैं। तो CO2 का 1 होता है, मीथेन का 21 होता है, मतलब कि सेम अमाउंट ऑफ CO2 मीथेन भी अगर छोड़ोगे तो 21 टाइम्स ग्लोबल वार्मिंग करेगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को आज छोड़ दो, ठीक है, 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड को, तो 100 सालों में कितना इफेक्ट करेगा, 1 करेगा। उतना ही मीथेन छोड़ दो तो मीथेन 100 साल में 21 टाइम्स ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट करेगा, क्योंकि हम 100 ईयर्स का ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ले रहे हैं। ठीक है, कुछ गैसेस क्या होते हैं ना कि जैसे पुराने होते हैं तो उनका ग्लोबल पोटेंशियल बढ़ता घटता है, तो इसीलिए एग्जैक्ट एक एक्यूरेट हमको लेके मेजर करना होता है। ठीक, अब 100 आपको याद नहीं रखना है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड अगर सेम अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड 100 साल के लिए आप इन्वायरमेंट में छोड़ दो तो 310 टाइम्स ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट करेगा। समझ में आ रही है? उससे ज्यादा होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, वो 11,700 तक होता है, 11,700 तक होता है, 140 से 11,700, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। HFC हम एक वो लिख दिए हैं, बट इसमें कई सारे HFC होते हैं, HFC 22, HFC 32, HFC 18, तो देयर आर डिफरेंट न्यूमरस लिस्ट ऑफ HFCs आल्सो, लेकिन इन जनरल इसका जो है 5-6 हजार ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होती है, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड से ज्यादा आप इसको काउंट करोगे। इससे मत करो लगे 310 है, यहाँ 140 है तो इसको हम कम रख दिए, ऐसा नहीं है, वो तो कोई एक वेरिएंट होगा जिसका मिनिमम होगा। पर फ्लूरोकार्बन का होता है 6,500 से लेके 9200, माने इतना ज्यादा ये CO2 से करेगा। उसी तरह से सल्फर हेक्साफ्लोराइड का होता है 23,900 ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। लंपसम ध्यान रखना कि मीथेन जो है लगभग 20 गुना होता है, लगभग 300 गुना नाइट्रस ऑक्साइड होता है, लगभग 5,000 गुना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है, लगभग 8,000 गुना परफ्लोरोकार्बन होता है, लगभग 20,000 गुना सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है। और ये सीक्वेंस याद रखना, दैट्स इट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब इसलिए नहीं डाल रहे हैं ना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है अब हम फेज आउट कर चुके हैं, अब जो इन्वायरमेंट में है वही कर रहा है, बाकी हम फेज आउट कर चुके हैं। वैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यहां डालोगे तो इन दोनों के बीच में क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा, समझे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो पोटेंशियल होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड से ज्यादा होती है, लेकिन HFC से कम होती है। इसीलिए तो HFC हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है कि हमने जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटा के HFC लाया, इसकी पोटेंशियल CFC से ज्यादा है। वाटर वेपर इसमें हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर वेपर जो है हम उसको ग्रीन हाउस गैस के एक कंसर्न के फॉर्म में हम नहीं मानते हैं। ग्रीन हाउस गैस को उसकी पोटेंशियल बहुत कम होती है, पोटेंशियल उसकी बहुत कम होती है, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है इन्वायरमेंट में। ठीक है, और दूसरी बात है कि उसको जो है हमको चूंकि काउंटर नहीं करना है, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के काउंट में हम उसको नहीं देखते हैं। समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका ये चीज है। फिर लाइफ टाइम हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑन एन एवरेज 100 साल तक इन्वायरमेंट में रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप रिलीज कर दिए तो 100 ईयर्स तक इन्वायरमेंट में रहेगा। प्लस आप मीथेन जो है मात्र 12 साल ही रहता है, 12 साल से ज्यादा मीथेन नहीं रहता है। कारण यह है कि मीथेन जो है वो धीरे 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 ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में, तो विथ टाइम दिस मीथेन विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ये नहीं रहता है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड जो है 120 सालों तक रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ये भी धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है, या फिर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के थ्रू गायब हो जाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इसको ब्रेक कर देते हैं। फिर हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हुआ, ये डिपेंड करता है किससे कहां तक, 270 साल तक ये रहता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। परफ्लोरोकार्बन जो है 800 से लेकर 50,000 साल तक, डिफरेंट वेरिएंट्स जो इसके होंगे। 3200 साल जो है आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है। तो खैर उतना ज्यादा डिटेल में इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर का 3-4 याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड की लाइफ साइकिल मीथेन से ज्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये फ्लोरिनेटेड गैसेस जो होते हैं इनका इन जनरल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, इन जनरल लाइफ टाइम इन जनरल बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रही है? एक जनरल पैटर्न याद रखना, बहुत माइन्यूट पैटर्न रखने की जरूरत नहीं है आपको। जनरल पैटर्न जैसे हमने फ्लोरिनेटेड कार्बन के बारे में बोला, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और सबसे ज्यादा लॉन्ग साइकिल, ठीक है, तो उसमें हो गया।
तो इस तरीके से आप ध्यान में रखोगे, कोई दिक्कत? अब जैसे मान लो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में यहाँ 1 भी दिया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो लाइफ साइकिल होगा वो मीथेन से कम होगा, ये कभी मैं नहीं लिख दोगे, क्योंकि उसमें हाईएस्ट 270 भी है, मैक्सिमम जो है 100 से ऊपर ही होते हैं, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अब हम इसमें बात करें थोड़े पैटर्न्स की, ग्रीन हाउस गैस के पैटर्न्स, कहां क्या निकलता है, कैसे निकलता है, ये सारी चीजें। जैसे पैटर्न में हम बात करते हैं इमिशन ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैस, हम इमिशन वाइज देखें कि कौन से गैस का ज्यादा इमिशन होता है कॉन्सेंट्रेशन वाइज, तो हमें ऐसा दिखता है कि सबसे ज्यादा इमिशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। मतलब जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें 81% जो है CO2 ही होता है, ठीक? 81% CO2 होता है, मात्र 10% मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड 7% होता है, और 3% में सारे फ्लोरिनेटेड गैसेस होते हैं, क्योंकि फ्लोरिनेटेड गैसेस के सोर्स ही बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, तो इसलिए 3%। और दूसरी बात है कि ये जो है हाईली पोटेंट गैस है, तो हम लोग जो है इनको डिस्करेज करते हैं, तो ये जो है 3% मात्र होते हैं, 7%, 10% और 81%, ऐसे चलता है इनका ओवरव्यू ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन 2018 के डेटा के हिसाब से ये इनका लेवल है। तो सबसे ज्यादा किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद किसका है? मीथेन का। ये दो को याद रखना, कोई दिक्कत? ये हल्का फुल्का चेंज होते रहता है, तो लेटेस्ट जो भी डेटा आएगा ना उसको थोड़ा सा ये करते रहना। फिर हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस इन ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग में डिफरेंट गैसेस का कितना कंट्रीब्यूशन होगा ये भी देखना है। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 60%। वैसे तो अगर आप इसमें वाटर वेपर को भी काउंट कर लोगे तो ऐसे ही आधा काट दो, जैसे मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग की वैल्यू मान लो 100 मान ली है, तो उसमें 50 तो वाटर वेपर की वजह से हो रहा है, ये जो परसेंटेज है वाटर वेपर के अलावे बचे हुए का है। तो अगर बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर उसमें वाटर वेपर दिया है तो वही आंसर होगा, वाटर वेपर नहीं दिया है तो ये चारों के इसमें होगा। समझ में आ रही बात है? तो 60% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है, 20% मीथेन की वजह से होता है, CFC की वजह से 14% होता है। CFC इसलिए हम लिख रहे हैं कि CFC को हमने फेज आउट तो कर दिया है, बट सालों से CFC जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इट इज स्टिल प्रिवेलेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल बड़ा होता है, जो तुम आपने प्रोड्यूस कर दिया है वो तो खत्म नहीं होगा। समझ में आ रही बात है? तो इस तरह से ये होता है। अब CFC की जगह जो है धीरे धीरे फ्लोरिनेटेड गैस जो है इतना परसेंट कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे फ्लोरिनेटेड गैस को ले लो आप, इंक्लूडिंग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड ऑल, तो लगभग 14% जो है ग्रीन हाउस गैस को वो कंट्रीब्यूट करते हैं। पहले चूंकि वो नहीं यूज किए जाते थे तो NCERT जो है CFC केवल लिखती थी, ठीक है। 6% जो है N2O करता है, समझ रहे हो? तो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस इन ग्लोबल वार्मिंग, ये NCERT की डेटा है, ठीक है, तो ध्यान रहेगा। फिर हमारा आता है इकोनॉमिक सेक्टर वाइज इमिशन, कि कौन सा इकोनॉमिक सेक्टर में ज्यादा इमिशन होता है, कौन से इकोनॉमिक सेक्टर में कम इमिशन होता है। उस वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है हमारे अर्थ पे वो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन से होता है, मतलब थर्मल पावर प्लांट्स ये सब जो होते हैं इनसे सबसे ज्यादा होता है अराउंड 25%, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज, मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से हम इमिशन जो करते हैं, जो मीथेन का इमिशन होता है, ठीक है, तो या फिर नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन होता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में जो यूज करते हैं, तो इसकी वजह से ये होता है आपका। उसके बाद आपका जो होता है इंडस्ट्रीज का होता है 21%, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज की जो हम बात कर रहे हैं तो हम थर्मल पावर प्लांट्स को यहाँ हटा दिए हैं, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स जो है एनर्जी जनरेशन में आता है। वैसे तो थर्मल पावर प्लांट भी एक तरह का इंडस्ट्रीज हुआ, लेकिन उसको आप यहां लिख रहे हो, यहां बाकी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो, स्टील इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो, वो लोग भी तो एग्जॉस्ट छोड़ते हैं ना, CO2 इमिशन करते हैं, तो उसके बेसिस पे इंडस्ट्री 21% है। उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन आता है, व्हीकलर इमिशन, व्हीकलर इमिशन से 21% इमिशन होता है। और फिर हमारा अदर एनर्जी या ग्रीन बिल्डिंग्स, सॉरी बिल्डिंग्स वगैरह से जो कमर्शियल होता है, रेसिडेंशियल होता है, तो इससे आते हैं, समझे? तो ये जो है हमारा पूरा डिटेल है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस बाय इकोनॉमिक सेक्टर। ये कंट्री वाइज चेंज होता है, जैसे अमेरिका का तुम देखोगे तो अमेरिका में ये नहीं दिखेगा क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम आपको ये दिखेगा क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स अमेरिका में सबसे ज्यादा है, तो इसी का आपको ज्यादा ये दिख जाएगा। बाकी कंट्री वाइज डिफर करता है। इंडिया में देखोगे तो इसका और ज्यादा होगा एग्रीकल्चर से, समझ आ रही है?
तो दैट इज द इकोनॉमिक्स, ग्लोबल लेवल का जो इकोनॉमिक सेक्टर वाइज इमिशन होता है वो ऐसे होता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी जनरेशन दे दे, या तो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन दे, या एनर्जी जनरेशन दे, तो वही आप हमेशा टॉप पे आप मारेंगे। समझ में आ रही बात है। एग्रीकल्चर सेकंड पे आता है, कोई दिक्कत इंडस्ट्री होगी तो वो फर्स्ट पे हो जाएगा। क्या? अगर ऑप्शन में बस इंडस्ट्री दे रखा है तो वो फर्स्ट पे होगा। ऑप्शन में केवल इंडस्ट्री दे रखा है तो फर्स्ट पे होगा, लेकिन एनर्जी अगर दिया है अगर, तो फिर एनर्जी जनरेशन ही होगा। मेनली आपको एनर्जी जनरेशन ही देगा, इतना कंफ्यूजिंग नहीं देगा, ठीक है। तो आपको एनर्जी देगा, क्योंकि पहले जो क्वेश्चंस जहां जहां भी पूछे गए हैं ना, तो वहां इसी यही दिए गए हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज कंफ्यूज कर सकती है आपको कि थर्मल पावर प्लांट भी तो इंडस्ट्री ही हुआ, ठीक है। फिर हम कंट्री वाइज डिस्कस करते हैं कि कंट्री वाइज इमिशन कौन सबसे ज्यादा करता है। तो सबसे ज्यादा चाइना करता है हमारा, ठीक है। चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट फॉर द हाईएस्ट इमिशन, फिर यूनाइटेड स्टेट्स करता है, और तब हमारा कंट्री आता है इंडिया, ठीक है। इंडिया थर्ड पे आता है, ठीक। यूरोपियन यूनियन एक कंट्री नहीं है, ये 28 कंट्रीज का ग्रुप है, सब मिलकर 9% करते हैं। इंडिया अकेले 7% करता है, राइट। तो ये यूरोपियन यूनियन ज्यादा 9% दिया हुआ है, बट दिस इज नॉट वन कंट्री, इसलिए दिया गया है। अगर आप कंट्री वाइज जाओगे तो चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, रसिया, जापान, सीधा ऐसे हो जाएगा। उसके बाद फिर बाकी कंट्रीज आएंगे। टॉप 5 कंट्रीज की बात करोगे तो चाइना, यूएसए, इंडिया, रसिया, जापान, ठीक है। तो दिस इज द कंट्री वाइज। तो इस तरह से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन का जो पैटर्न है ना, इससे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब भी ध्यान रखना, ठीक। तो कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कर लेते हैं, या दो टॉपिक और रह गया, ग्लोबल डिमिंग और ये क्लाइमेट फोर्सिंग। क्या? हाँ, ग्लोबल डिमिंग और क्लाइमेट फोर्सिंग टॉपिक्स और भी हैं, बाकी हम लोग उसके अकॉर्डिंग करते रहेंगे। ओशन एसिडिफिकेशन, ये सारी चीजें बस उसके इम्पैक्ट में हम लोग करेंगे उसको। ग्लोबल डिमिंग क्या होती है? जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो अभी कंसेप्ट डेवलप किया है ग्लोबल डिमिंग की। मतलब कि ये जो एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल्स हो गए, पार्टिकल्स हो गए, मतलब लिक्विड ड्रॉपलेट्स, आइस ड्रॉपलेट्स, सॉलिड पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड होते हैं, जो भी लाइट कलर्ड होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन को प्रोड्यूस करते हैं, एटमॉस्फेरिक डिप्लीशन ऑफ इंसोलेशन को। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है, उसकी अमाउंट जो अर्थ सरफेस पे पहुंचनी चाहिए उससे कम पहुंचती है, और इसकी वजह से देयर इज अ जनरल कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोबल डिमिंग। यानी कि जो हमारा अर्थ सरफेस है, उसमें जो एनर्जी सोलर रेडिएशन जो आती है हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ पे स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में ग्रीन हाउस गैस इसको ट्रैप करके और एटमॉस्फेरिक हीटिंग करते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म चलता है। अब ये सपोज मान लो कि आ रही है 100 यूनिट्स। अब इसमें जो कुछ यूनिट्स होते हैं, सम यूनिट्स जो होते हैं, वो एरोसोल्स द्वारा जो ऊपर में फ्लोट हो रहे हैं, या टाइनी पार्टिकल्स जो हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, इनके द्वारा वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहे हैं, या फिर ये एब्जॉर्ब करके और डिफ्यूज कर दे रहे हैं, स्कैटर कर दे रहे हैं। तो इसकी वजह से देयर इज सर्टेन लॉस ऑफ इंसोलेशन, और उस लॉस की वजह से जितनी टेम्परेचर होनी चाहिए इस रीजन की, उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबल डिमिंग। ये ग्लोबल डिमिंग नेचुरल प्रोसेस से भी होता है, आर्टिफिशियल प्रोसेस से भी होता है। नेचुरल प्रोसेस में कौन कौन सा आ जाएगा? वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शन से ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट जो है वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, और वो जो डस्ट क्या करता है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो जहां भी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, उसके आसपास के रीजन्स जो है कूल डाउन हो जाता है कुछ दिनों के लिए, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इंसुलेशन, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड है एयर में। तो इस प्रोसेस को हम ग्लोबल डिमिंग बोलते हैं। देखो, सही है ये चीजें, एक ग्रुप बोलता है जैसे आप बोल रहे हो, और वो जो है सपोर्ट करता है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन को। ये एक प्रोसेस होता है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। क्या 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 बोलो? स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, आगे हम बात करेंगे। वो क्या बोलता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एरोसोल ले जाके स्ट्रेटोस्फेयर में पूरा छोड़ दो, इसकी वजह से इंसोलेशन वहीं से बाहर चला जाएगा, और उससे हमारी अर्थ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा।
बट दिस इज नॉट सस्टेनेबल प्रोसेस। इसकी वजह से आपके बायोडाइवर्सिटी की प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको हाई इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन चाहिए, अगर उनको आप डिफ्यूज सोलर रेडिएशन प्रोवाइड करोगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो जितने भी हेलियोफाइट्स हैं उनको जो है दिक्कत होने लगेगी। तो प्रॉब्लम जो है, देखो जो भी हम लोग ग्रीन ग्लोब, हाँ ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो गया कि फॉर द टाइम बीइंग, तो उसके लिए आपकी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की कम होने लगेगी, आगे के लिए दिक्कत होने लगेगी, बहुत सारे विटामिन डी की कमी होने लगेगी लोगों में, ठीक है। तो बहुत सारे उसके एंसिलियरी प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए इस तरह के जो भी, देखो दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंसुलेशन मैनेजमेंट, रेडिएशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो रेडिएशन मैनेजमेंट में ये सब आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक ऐसे भी टेक्निक है कि जाके एक बड़ा सा हम मिरर जो है वो जाके छोड़ दे स्पेस में, और वो मिरर जो है सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर दे, और इसकी वजह से जो है हमारा रेडिएशन कम हो जाए, ठीक है। तो इनकमिंग रेडिएशन मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। तो इनकमिंग रेडिएशन मैनेजमेंट का जो अप्रोच होता है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, वो जनरली लेस सस्टेनेबल मानी जाती है। उससे ज्यादा सस्टेनेबल माना जाता है कि या तो आप इमिशन ही कम कर दो ग्रीन हाउस गैस का, या तो आप इसको स्टोरेज करो, वहां से ये लेके और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में जाके उसको मतलब कैप्चर करके स्टोर कर दो, राइट। तो वो तरीका होता है जिसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, वो सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ग्लोबल डिमिंग होती है। तो लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए ये हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्लोबल डिमिंग का कंसेप्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब जितने भी आप इसका पार्टिकुलेट मैटर एरोसोल्स का सोर्सेस जानते हैं, ऑल आर द सोर्सेस फॉर द दिस ग्लोबल डिमिंग, दे आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्लोबल डिमिंग। कोई दिक्कत? आपसे अभी ये कॉन्सेप्ट में ज्यादा से ज्यादा यही पूछ सकते हैं ग्लोबल डिमिंग क्या होती है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं पूछ सकता आपको। अब कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट फोर्सिंग क्या होता है, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वही सब क्लाइमेट फोर्सिंग है। क्लाइमेट का जो जनरल सिस्टम होता है उससे कोई भी आप जबरदस्ती चेंज कर रहे हो तो यू आर क्लाइमेट फोर्सिंग, यू आर डूइंग क्लाइमेट फोर्सिंग। क्लाइमेट का काम होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन लेना, वापस भेजना, इन बिटवीन जो है थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक हीटिंग करना, थोड़ा सा पैटर्न रेनफॉल का बनाए रखना, टेम्परेचर का पैटर्न बनाए रखना। अब आप जो है ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करके इन द एटमॉस्फेयर, जो क्लाइमेट का पैटर्न है इसमें आप टेम्परेचर को राइज कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। क्लाइमेट फोर्सिंग कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। If temperature is rising because of the increasing concentration of greenhouse gases, that is called positive climate forcing. तो जितना भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग का पढ़ रहे हो ये सारे पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग में आ जाएंगे, और नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग में आ जाएगा ग्लोबल डिमिंग। तो ग्लोबल डिमिंग इज नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग इज द पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। इन पहले केवल ग्लोबल वार्मिंग था तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग समझते थे, अब जैसे ग्लोबल डिमिंग का कंसेप्ट आ गया तो हमने जो है नया एक कंसेप्ट दे दिया क्लाइमेट फोर्सिंग का, कि फोर्स इंक्रीज भी कर सकते हो डिक्रीज भी कर सकते हो, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो ग्लोबल वार्मिंग इज पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग, ग्लोबल डिमिंग इज नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग, यही है बस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको पता नहीं क्लाइमेट फोर्सिंग का कंसेप्ट है क्या, समझ में आ रही है? बाकी और धीरे धीरे जो कंसेप्ट है इसको डिस्कस करते रहेंगे, उसके इंपैक्ट में अभी ये करना है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस से क्या है नहीं है, इसके क्या इंपैक्ट्स होंगे, इसको अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। क्या बोलो? हाँ, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, या पहले भी के भी क्वेश्चन है, केवल इसी से रिलेटेड नहीं है। ये बताओ, ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यही क्वेश्चन था जो 2012 में पूछा गया था। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। मतलब ग्रीन हाउस गैस कौन से रेज को एब्जॉर्ब करते हैं? सबसे पहला क्या है कि द वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन्स इट्स हीट्स। वाटर वेपर को एब्जॉर्ब थोड़ी करता है, वाटर वेपर तक खुद ही जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा है द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करता है। तीसरा होता है ऑल द सोलर रेडिएशंस, और चौथा है द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशंस। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी हमने बताया है डी, कि जो इंफ्रारेड पार्ट होता है सोलर रेडिएशन का वही अर्थ रिरेडिएट करता है और उसी को जो है ट्रैप करके और एटमॉस्फेरिक हीटिंग होती है। तो एटमॉस्फेरिक हीटिंग के लिए ओनली इंफ्रारेड इज रिस्पांसिबल। ऑल द रेडिएशंस अगर भी लिखा हो तो वो गलत है, राइट। ये बताओ
लाइन मैन लिखा हुआ है सर 1 2 3 होगा बताइए आप लोग। लिखा हुआ बर्निंग ऑफ कोल लिखा हुआ तो लाइन मैन लिखा हुआ है तो 1 2 3 आइडिया नहीं लग रहा है। 2 and 3 एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल्स नहीं आपको लग रहा है। देखो ये भी होता है, यूरिया जो है एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं तो उस यूरिया को बैक्टीरिया जो है ब्रेक डाउन करके और नाइट्रस ऑक्साइड निकालता है, तो इसकी वजह से भी होता है। तो एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक से भी N2O निकलता है, एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके ब्रेकडाउन से भी निकलता है, प्लस जो डेथ ऑफ वेजिटेशन होता है। बोलो नॉर्मल नाइट्रोजन ही पूछ रहा है बस which of the following add नाइट्रोजन टू द soil। हाँ नाइट्रोजन पूछा ना, तब कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रोजन में देखो बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन से तो पता ही है आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। डेथ ऑफ वेजिटेशन से नाइट्रेट प्रोड्यूस होता है, आपको पता ही है सॉइल में। ये सॉइल की बात कर रहा है, तो हमने जो नाइट्रोजन साइकिल की बात करी है ना, तो ये पूरा यहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका क्लियरली ये हो जाएगा। तो NOx नाइट्रोजन जो भी सॉइल में होता है, डेथ ऑफ वेजिटेशन से डिकम्पोजिशन वाला याद है कि अमोनिया जो है करता है, तो वो डेथ ऑफ वेजिटेशन से हो गया, डेट्रिटस से। बर्निंग ऑफ कोल मैन तो पता ही है। अच्छा क्या पूछा है, नाइट्रोजन टू द सॉइल। सॉरी मैंने ना गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने नाइट्रस ऑक्साइड को पढ़ लिया। इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, 2 नहीं होगा क्योंकि सॉइल में नहीं आता है। हमने जो है ना क्वेश्चंस ध्यान से नहीं पढ़ा, तो ये जो नाइट्रोजन होगा सॉइल की बात कर रही है। अगर ये इन्वायरमेंट का बोलता तब आपका 1 2 3 होता। व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट द सॉइल ओनली, तो आप बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन से कहां सॉइल में आता, वो तो इनडायरेक्ट हो गया। वो आप उस तरीके से सोचोगे कि हाँ वो इन्वायरमेंट में गया, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ने फिक्स किया तब वो, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं हुआ। डायरेक्टली सॉइल की बात करोगे तो 1 and 3 ओनली। समझ आ रही बातें, क्योंकि ये जो एक्सक्रीट करता है ना एनिमल्स, तो ये भी एज ए पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन प्रोसेस का पार्ट हो जाता है। और ये जो वेजिटेशन होता है वो तो होता ही है। तो सॉइल में जो डिकम्पोजिशन होता है तो ये दोनों चीजों का होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सॉइल में जब भी बात करेंगे तो 1 and 3 ओनली होगा, डी नहीं होगा। समझे, इन्वायरमेंट में अगर पूछता तो फिर तीनों होता। ठीक, या पूछता नाइट्रस ऑक्साइड इन्वायरमेंट में कैसे निकलता है, तब भी तीनों होता। ये बताओ वन एंड टू, 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले तो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, पॉल्यूटेंट नहीं पढ़ा है आपने फ्लाई और दूसरी बात वो ओनली लिखा हुआ है। अरे यार तो ओनली से ठीक है, सही है। देखो है सही है वो तुम्हारा, अगर कुछ नहीं आए तो ये ओनली के नाम पे भी तुम जा सकते हो, वो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आदत मत डालो अभी ओनली का, समझ रहे हो बात को। पहले रीजन ढूंढो, व्हेन यू आर आउट ऑफ द रीजन और मारना ही है देन गो फॉर ओनली। ठीक है, ये भी बहुत यूपीएससी ने इसका भी ना मतलब निकाला है 2019 में, बहुत सारे ओनली ओनली क्वेश्चन करके करेक्ट ऑप्शंस दिए हैं। क्योंकि यूपीएससी में ये बहुत चल चुका है, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ओनली वाला गलत काटना है, इंटायरली वाला गलत काटना है, तो उसका यूपीएससी भी इसको ट्रैक करते रहती है। इसलिए 2019 में देयर वर सेवरल क्वेश्चन जिसमें ओनली लिखा हुआ था और सही भी था। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल उस तरीके से समझ जाना। हाँ ये है कि जानते हो कि कोई टॉक्सिक एलिमेंट्स नहीं है, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है यार। जब कोई टॉक्सिक एलिमेंट्स नहीं होता तो हमको क्या दिक्कत थी फ्लाई एश से, सबसे पहली बात। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैल्शियम भी नहीं, देखो ओनली लिखा है ना कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम, ये भी नहीं, ये कार्बन होता है एक्चुअल में। एक्चुअल में क्या होता है, फ्लाई एश जो बर्निंग से होता है उससे होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम उसमें नहीं होता है, उसमें मेनली कार्बन होता है फ्लाई एश में। तो ये पूरा ही स्टेटमेंट गलत है, समझे। तो इसीलिए 1 2 3 ऑप्शन में भी नहीं है, तो 1 and 2 ओनली होगा। 1 2 3 होता तो 1 2 3 मार देते लोग क्या, तो फिर तो 1 and 2 तो हाँ, और पहला दूसरा तो सही है, कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स एंड बिल्डिंग। पोर्टलैंड सीमेंट भी हम यूज कर बनाते हैं इससे। ठीक है, तो इसलिए 1 and 2 होगा।
याद है उस दिन जो बताया था बता रहे थे ना आप उसमें नमदाफा फ्लाइंग स्क्वायरल जो बताया था, उसमें बताया था कि नमदाफा नेशनल पार्क एक सिंगल नेशनल पार्क है जिसमें नीचे से लेके ऊपर तक होता है। ठीक है, कंचनजंगा बहुत लोग मार के आए थे, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन नमदाफा इज द राइट आंसर एक्चुअली। हाँ क्या क्या ऐसा मतलब सब कुछ होता है? मतलब नमदाफा नेशनल पार्क में अगर आप वो पार्क का देखोगे अगर पूरा एरिया, तो वो पार्क जो है लोअर लेवल से हायर लेवल तक है। तो वहां पे नीचे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी मिलेगा, थोड़ा सा हाइट पे जाओगे तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलेगा, फिर टेम्परेट डेसिडुअस भी मिलेगा, उसके ऊपर सबसे ऊपर जाओगे तो आर्कटिक फॉरेस्ट भी मिलेगा, उसके ऊपर तुंद्रा रीजन में जो मोसन लाइकेंस है वो भी मिलता है। तो इसीलिए जो इस नेशनल पार्क को हम बोलते हैं कि इस नेशनल पार्क के अंदर ट्रॉपिकल से लेके टेम्परेट से लेके पोलर रीजन तक के जितने वेजिटेशन है सारे यहां मिल जाएंगे आपको। तो नामदाफा नेशनल पार्क इस सेंस में एक यूनिक नेशनल पार्क होता है। तो जितने भी यूनिक नेशनल पार्क होते हैं ना, उससे बड़ा क्वेश्चन यूपीएससी पूछते हैं। जैसे कैबू लेमजा एक नेशनल पार्क है लोकटक लेक में, वो भी एक यूनिक है क्योंकि ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो इसलिए कैबू लेमजा पे क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछा है। ठीक है, तो इसलिए नामदाफा नेशनल पार्क ये है। उस दिन शायद कम लोग आए थे शायद, अच्छा तुम दोनों नहीं आए थे, हाँ इसीलिए, क्योंकि नामदाफा नेशनल पार्क जो है उस दिन हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। नरोड़ा वैली, हाँ नरोड़ा वैली है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। हाँ कंचनजंगा नेशनल पार्क तो आपको सिक्किम में हो गया। न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। आई हैव टू सी। ठीक है, नमदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल में है। ठीक है, एक बार सर्च मार लो। ठीक है, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल में, हाँ न्योरा वैली वेस्ट बंगाल में। तीनों को पढ़ो अच्छे से। थर्ड है, ये कंफर्म हुआ। फर्स्ट है क्या क्या? देखो अब लग रहा है कि आप लोग सी और डी में कंफ्यूज है, 1 और 3 या 1 2 3। तो कितने लोग सी बोल रहे हो, कितने लोग डी बोल रहे हो? सी, सी और सी। डी कौन कौन बोल रहा है? अच्छा अकेले डी बोल रहे हो तुम? ए, इतना मत बाहर जाओ यार। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड नहीं सही है, फर्स्ट सही है, सबको पता है कि ये जो है। अब देखो लैंग्वेज भी देखो, अगर यहां काम आ जाएगा कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, कुड बी, ठीक है चलो ये भी नॉर्मल है। कुड लीड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्ट, ये भी सही है, कुछ स्पीसीज तो यार फॉल कर सकते हैं। यहां भी कुड भी लिखा है, लेकिन ये ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो ऐसा नहीं होता है कि इसके होने से मतलब पॉपुलेशन स्पीसीज कम होने से ये जो है ड्रास्टिक इंक्रीज होगा फंगल इन्फेक्शन का, कोई एक तो की रिलेशन नहीं है, पहली चीज। और दूसरा चीज है कि जो लैंग्वेज भी है इसके बेसिस पे भी ये गलत है। ये वाला 2017 में पूछा था, मैंने भी दिया था ये वाला पेपर, तो उसमें मैंने इसी बेसिस पे डाला था, क्योंकि एक तो मुझे पता नहीं था कि फंगल इन्फेक्शन से तो कोई तो रोल नहीं हम मुझे पता है। 1-3 के लिए मैं कंफर्म था, लेकिन यहाँ ड्रास्टिक भी देख के बोला कि नहीं ये तो गलत होगा, और सही भी था। 1 और 3 आंसर था यूपीएससी का भी। तो ये जो है इस तरीके से आपका 1 और 3 आंसर होगा। ठीक है, तो एक कोई इसका फंगल इन्फेक्शन, और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो बटरफ्लाई जो होता है फंगल इन्फेक्शन से बचाता है, राइट। ये केवल पॉलिनेशन में उसका मेजर रोल होता है। ठीक है, और ये फूड चेन की वजह से कुछ वेस्ट स्पाइडर्स या बर्ड्स मर जाएंगे जो बटरफ्लाई को खाते हैं, तो इसलिए कुछ मर सकते हैं बटरफ्लाई के खत्म होने से, राइट। तो ये हो जाता है। ये बताओ और किसी को कुछ और लग रहा हो? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट से तो कोई रिलेशन ही नहीं बताया है कभी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का। असेसिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन्स,
ये भी नहीं है। एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है, तो पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी ऑप्शन है, कोई इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए थोड़ा भी, ठीक है। पॉल्यूशन ऐसे का इसका मतलब होता है कि ये एक इंडिकेटर होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया इसका मतलब ये पॉल्यूटेड है एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट। डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्राइटेरिया इसको नापा जाता है किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये डिसाइड करने के लिए कि ये पॉल्यूटेड है कि नहीं है, ठीक है। क्या पहला गलत है, देखने से भी गलत लग रहा है। नहीं वैसे भी ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो वो तो बढ़ाता है, हाँ। soil does not play surface second 30 ठीक होएगा फिर तो नहीं 30 सेकंड तो बैकड्रॉप है ना ठीक है सर। और कोई बी आएगा तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। फर्स्ट है ही नहीं, पहले कैंसिल है तो सब में सेकंड में 1 है ही सब में ऑप्शन में 1 है। सब में ऑप्शन है, वाह 1 है तो फिर इसका भी होएगा। सब में ऑप्शन, ये तो सबसे सही हो गया यार, ये तो ऐसे ही निकल गया, गुड। देखो फर्स्ट तो नहीं होगा, सबको पता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो जनरली होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि सोशल सॉइल को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा, मतलब ड्रास्टिकली क्या है, लिखना होता था रिड्यूस लिख देते, कैन रिड्यूस, ठीक है, तो यहाँ तो मुंह फाड़ के बोल रहा है कि हम गलत हैं, ठीक है, सबसे पहला। सेकंड में है कि सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल, सल्फर साइकिल में कोई रोल प्ले नहीं करता है। यार साइकिल तो होता ही है सॉइल से, जितने भी न्यूट्रिएंट साइकिल है, सल्फर तो है वहीं से निकलता है, प्लांट्स में जाता है, तो ये जो है ये भी गलत हो गया। थर्ड सही है, इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू, देखो कितना नॉर्मलाइज सेंटेंस दे रहा है, ये भी नहीं बोल रहा है कि हमेशा जो है सलिनिटी बढ़ा देगा, कैन कंट्रीब्यूट टू द सलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये देखने से ऐसे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, समझे। तो थोड़ा सा ना कॉमन सेंस भी अप्लाई करोगे ना, तो उससे भी कई बार स्टेटमेंट सही गलत पता चल जाता है, तो इसकी वजह से ये 3 ओनली हो जाएगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चंस भी।